वेलकम बैक टू द स्टोरी कैबिन। लंबे समय बाद कहानियन का सफर फिर से शुरू हो रहा है। आज का पाठ हल्का, खूबसूरत और फीलिंग फिल्ड है। चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। 6 वो ब्रेसलेट ए फ्लैट तक। वही अपनी बात बोलकर वो दांत दिखा देता है, वही सब उसकी बकवास सुनकर घूरने लगते हैं। तभी शिवांगी बात को टालने के लिए बोलती है, दादाजी ये रही ना गुड़िया। ये बोल वो सानवी की तरफ पॉइंट करती है। वही उनके आने से खुराना फैमिली के चेहरे पर जो मुस्कान आई थी वो तुरंत चली भी जाती है। वही किसी को समझ नहीं आता है क्या बोले। वही सानवी इतने नए लोग को घर में देख के पहले से ही घबरा रही थी, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। तभी सुष्मिता जी बोलती है, नहीं ये वो हो ही नहीं सकती है। अब आगे सुष्मिता जी की बात सुनकर नवी हैरानी से बोलती है, बड़ी माँ आपको कैसे पता, शायद ये वही हो। उसकी बात पर सुष्मिता जी मुस्कुराते हुए बोलती है, बेटा हमारी गुड़िया इतनी शांत रहने वाले में से नहीं है। अभी तक तो वो पूरे घर को से पर उठा लेती, वो बहुत शैतान है, बहुत मस्तीखोर। उनकी बात पर दिग्विजय जी बोलते हैं, जी भाभी ये हमारी छोटी बेटी है सानवी, और आरवा अभी अपने फ्रेंड्स से ट्रिप पर गई है, कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगी। वही पूरी राठौर फैमिली उन्हें हैरानी से देखती है, उन्हें समझ नहीं आता उन्होंने झूठ क्यों बोला। वही उनकी हैरान को बहुत लोगों ने नोटिस किया था, लेकिन उस वक्त किसी ने कुछ बोलना सही नहीं समझा। तभी सुगंधा जी सानवी से पूछती है, बेटा आप और आरवा अभी स्टडीज में क्या कर रहे हैं। तभी सानवी धीरे से बोलती है, मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ और आरवा दी फाइनल ईयर में है। तभी वहाँ कुछ सर्वेंट आते हैं और उनकी नाश्ता सर्व करते हैं। तभी नवी बोलती है, आप सब बड़े अपनी बातों में लगे हुए हो तो क्यों ना हम ये मेंशन देख ले, एक्चुअली ना मुझे बहुत मन हो रहा है। उसकी बात पर श्वेता जी बोलती है, हाँ आप लोग जाओ, आपको अर्जुन और व्योमेश घुमा देंगे। उनकी बात पर व्योमेश चिढ़ते हुए पहले उन्हें देखता फिर नवी को, फिर मन में बोलता है, बस यही काम बाकी रह गया था जिंदगी में, अब अपने ही घर का टूर गाइड बनना पड़ेगा। वही मेघना जी व्योमेश के एक्सप्रेशन से समझ गई थी कि उसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए वो उसे अपनी आंखें दिखाकर शांत रहने को बोलती है। वहीं श्रेष्ठ को जाने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था और सबको लगा नहीं था कि वो जाएगा, लेकिन वो सबके साथ चल गया। किसी को इसके पीछे का रीजन नहीं पता था, सिर्फ सांझ को छोड़कर वही अर्जुन और श्रेष्ठ बिजनेस की बातें कर रहे थे, और वही व्योमेश सांझ और श्लोक से, वही शिवांगी नवी सानवी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बहुत शांत थी, वो बस हाँ या ना में जवाब से जवाब दे रही थी। वहीं अर्जुन सानवी से बोलता है, सानवी तुम दोनों को मेंशन दिखा दो, हम मेरे स्टडी रूम में जा रहे हैं। वही अपने भाई की बात मानकर सानवी उन दोनों कॉर्डन साइड ले जाती है। वही बच्चों के जाने के बाद नितेश जी दादाजी से बोलते हैं, पापा आपकी दवाई का टाइम हो गया है। उनकी बात पर मीनाक्षी जी अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोलती है, हाँ चलाए मैं आपको दवाई दे दूंगी। तभी शौर्य दादाजी बोलते हैं, नहीं आप रहने दीजिए, मैं इसे लेकर जाता हूँ, इसी बहाने में अपने दोस्त के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लूँगा। ये बोल वो उन्हें लेकर चले जाते हैं और सभी बातों में लग जाते हैं, उनके पास बातों का भंडार था। वही शौर्य दादाजी विशंभर दादाजी के साथ कमरे में पहुँचते हैं और पहले वो दवाई खाते हैं, फिर शौर्य दादाजी सीरियस होकर उनसे पूछते हैं, अब बताओ हुआ क्या है और गुड़िया कहाँ है। वहीं विशंभर दादाजी बिना कुछ छुपाए सारी बातें उन्हें बता देते हैं, लेकिन जैसे जैसे शौर्य दादाजी सारी बातें सुन रहे थे उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वही सारी बात खत्म होने के बाद शौर्य दादाजी गुस्से में बोलते हैं, ऐसे कैसे दिग्विजय गुड़िया पर हाथ उठा सकते हैं, और तेरे होते हुए ऐसा कैसे हो गया, तू तो उससे कितना प्यार करता था, तूने उसे इग्नोर क्यों किया। उनकी बात पर विशंभर दादाजी बोलते हैं, उस वक्त आरवा पूरा दिन घर से बाहर रहती थी, सबसे बात करना बंद कर दिया था, मुझे हमेशा उसकी टेंशन रहती थी। दिग्विजय और मधु बहू ने तो कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं उससे स्ट्रिक्ट रहूंगा तो शायद को ये सब करना छोड़ दे, लेकिन सब उल्टा होता चल गया और वो हमसे दूर चली गई। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी। उनकी बात सुनकर शौर्य दादाजी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, देख जो हो गया सो हो गया, अब हम उसे बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आरवा को वापस तो ला सकते हैं ना। एक बार वो वापस आ जाए फिर तू उसे कभी भी अकेला फील मत करने देना। रुक, तू उसकी फोटो मुझे दे, मैं अभी श्रेष्ठ से बोलता हूँ उसके बारे में पता लगाने के लिए। वहीं ये सुनकर विशंभर दादाजी खुश होकर बोलते हैं, सही में श्रेष्ठ मेरी गुड़िया को ढूंढ कर ले आएगा।
उनकी बात पर शौर्य जी हाँ में सर हिला देते हैं। तो विशंभर दादाजी बेड के साइड में रखी ड्रॉवर से आरवा की फोटो निकालते हैं और शौर्य दादाजी को देते हैं। वही वो फोटो देखकर शौर्य दादाजी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो बोलते हैं, हमारी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है ना, और बहुत सुंदर भी। काश में गुड़िया को हमेशा अपने पास रख पाता, बिल्कुल किसी महारानी की तरह ही है। फिर वो उस फोटो को अपने पास रख लेते हैं और उनसे बोलते हैं, चल अब नीचे चलते हैं, सब हमारा वेट कर रहे हैं। वहीं वो दोनों सबके पास नीचे चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारे बॉयज स्टडी रूम में काम की बातें कर रहे थे कि तभी स्टडी रूम में नॉक होता है। अर्जुन अंदर आने को बोलता है तो एक सर्वेंट अंदर आती है, वो सबको डिनर के लिए बुलाने आई थी, वो बोलकर वहां से चली जाती है। सभी अपनी बातें खत्म करते हैं और वहां से डाइनिंग एरिया के तरफ बढ़ जाते हैं। अभी वो आगे बढ़े ही थे कि तभी श्रेष्ठ का फोन बजने लगता है। वो सबको एक्सक्यूज करके वहां से कॉल रिसीव करके वहां से चला जाता है। सामने से उसका असिस्टेंट कुछ बोल रहा था लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए वो सामने के कमरे में चला जाता है जहां नेटवर्क आ रहे थे। वो उससे बात करता है। जब कॉल कट होता है तब उसका ध्यान कमरे में जाता है। वो ध्यान से उस कमरे को देखता है। उस कमरे को देखकर बताया जा सकता था कि ये किसी लड़की का कमरा है। तभी उसका ध्यान सामने लगी पेंटिंग पर जाता है जहां एक लड़की की फोटो थी जिसमें उसका बैग था और उसने उसका चेहरा हल्का सा पीछे कर रखा था। वो फोटो बहुत खूबसूरत थी लेकिन उसमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वहीं श्रेष्ठ ध्यान से इस फोटो को देखता है। वो उस फोटो की हर एक चीज को ध्यान से देख रहा था। तभी उसका ध्यान उस लड़की के हाथ में पहने ब्रेसलेट पर जाता है। उस कमरे में और फोटो नहीं थी, बस वही बड़ी सी फोटो बेड के पीछे वाली वॉल पर लगी हुई थी। पता नहीं श्रेष्ठ को क्या होता है, वो अपने फोन से फोटो क्लिक कर लेता है उस पिक्चर को। तभी उसका फोन बजने लगता है। वो देखता है कि उसकी माँ का कॉल आ रहा है तो वो रिसीव करता है तो सामने से सुष्मिता जी पूछती है, बेटा कहाँ हो, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। श्रेष्ठ सामने लगी फोटो को देखते हुए बोलता है, हाँ माँ आ रहा हूँ। ये बोल वो कॉल कट करके वहां से चला जाता है। सभी डिनर करते हैं। फिर राठौर वापस से अपने विला चले जाते हैं। वहीं नवी और शिवांगी कल से सानवी के साथ कॉलेज जाने वाली थी क्योंकि उन दोनों से सानवी के कॉलेज में ही एडमिशन लिया था। वही लास्ट टाइम जो सानवी के साथ हुआ था उसके बाद से वो कॉलेज नहीं गई थी। सबने बहुत समझाने की कोशिश करी थी लेकिन उसे डर लगता था। लेकिन आज विशंभर दादाजी ने उसे ऑर्डर दिया था कल से कॉलेज जाने के लिए, इसलिए वो मना नहीं कर पाती है। वहीं राठौर मेंशन में शौर्य दादाजी अपने स्टडी रूम में थे और उनके सामने श्रेष्ठ था जिसे उन्होंने ये बुलाया था। दोनों शांत थे थोड़ी देर। फिर दादाजी आरवा की फोटो निकाल कर टेबल पर रखते हैं और श्रेष्ठ से सीरियसली बोलते हैं, श्रेष्ठ ये आरवा की फोटो है, वो गायब है, 1 महीने से तुम्हें उसे ढूंढना है। आज से ही अपने आदमियों को काम पर लगा दो, मुझे जल्दी ही रिजल्ट चाहिए। वहीं दादाजी की बात सुनकर श्रेष्ठ का चेहरा थोड़ा बिगड़ जाता है। उसके माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती थी लेकिन जल्दी ही उसने खुद को नॉर्मल कर लिया। वही अपनी बात पूरी करने के बाद दादाजी वहां से चले जाते हैं। वहीं उनके जाने के बाद श्रेष्ठ आरवा की फोटो उठता है जो एनवेल्प में थी। इससे पहले वो निकाल कर देखता उससे पहले ही उसका फोन बजने लगता है जिससे उसका ध्यान वापस फोन में चला जाता है और वो वहां से अपने कमरे में निकल जाता है। वही अगली सुबह श्रेष्ठ और सांझ तैयार थे ऑफिस जाने के लिए और राठौर एंटरप्राइजेस पर सबका हाल बेहाल था। सबको पता था उनके सीईओ आने वाले हैं और सब जानते थे श्रेष्ठ सिंह राठौर बहुत खतरनाक है, उन्हें काम में बिल्कुल लापरवाही बर्दाश्त नहीं थी। अभी सुबह के 9 बजने वाले थे और श्रेष्ठ और साक्षी इस वक्त साथ में कार में थे। थोड़ी देर बाद उनकी कार राठौर एंटरप्राइजेस के सामने आकर उनकी कार रुकती है। वो दोनों अभी बाहर निकलते उससे पहले ही वो देखते हैं कि किसी की स्कूटी वहां रुकती है और उसमें से कोई उतरता है और अपना हेलमेट निकालता है। वो एक लड़की थी जो बहुत हड़बड़ी में उतरती है और अपना सामान लेकर ऑफिस में अंदर जाती है। वही सांझ एक नज़र उसे देख अपना ध्यान हटा लेता है लेकिन वही श्रेष्ठ की नज़रें उस लड़की की कलाई पर ही थी जिसमें वही ब्रेसलेट था जो उसने फोटो में देखा था। वो उस लड़की का चेहरा देखना चाहता था। वही अभी कोई और श्रेष्ठ को ऐसे देखता तो उन्हें तो लगता ये श्रेष्ठ का कोई डुप्लीकेट है, लेकिन कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या। वहीं जब सांझ देखता है कि श्रेष्ठ अभी तक कार से बाहर नहीं आया है तो वो उसे देखता है। वो देखता है कि श्रेष्ठ कहीं देख रहा है। वो उधर देखता है तो वहां कोई नहीं था, बस वो स्कूटी पार्क थी। वो उसे होश में लाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखता है जिससे वो होश में आता है। तो सांझ उससे पूछता है, सब ठीक है ना।
उसकी बात पर श्रेष्ठ बस हमें सर हिला देता है और अपने शैड्स पहनकर कार से बाहर निकलता है। दोनों ही पूरे एटीट्यूड के साथ ऑफिस में इंटर करते हैं। वही जैसे ही सबको उनके आने की खबर मिलती है तो सभी अपनी जगह पर सेटल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था श्रेष्ठ और सांझ को फालतू की फॉर्मेलिटी करने बिल्कुल पसंद नहीं थी। वही उन्हें रिसीव करने के लिए उनके असिस्टेंट थे जय और वीर। जहां जय श्रेष्ठ का असिस्टेंट था वही वीर सांझ का। वो दोनों उन्हें उनकी पर्सनल लिफ्ट की तरफ ले जाते हैं। वही लिफ्ट में पहुंचकर जय टॉप फ्लोर का बटन प्रेस करता है। वही जब लिफ्ट का गेट बंद होने वाला था तभी श्रेष्ठ का ध्यान सामने वाली डेस्क पर जाता है, जहां लैपटॉप रखे रहने की वजह से उसके चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन बस वो ब्रेसलेट अब उसके अंदर बेचैनी सी हो रही थी उस लड़की का चेहरा देखने की। लेकिन तब तक लिफ्ट का गेट बंद हो गया था। Just 7 tit for tat। वो अभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। थोड़ी देर बाद वो अपने ऑफिस में था और जय उसे रिपोर्ट कर रहा था। वही सांझ अपने केबिन में चला गया था। वही जय सारी रिपोर्ट देने के बाद उसे उसका शेड्यूल बता उससे पहले ही श्रेष्ठ उसे रोकते हैं और बोलता है, तुम्हें किसी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ये रही उसकी फोटो। ये बोल श्रेष्ठ दादाजी का दिया हुआ इनवेल टेबल पर रख देता है। कल कॉल आने के बाद वो खोलना ही भूल गया था। उसे अभी उस बारे में याद आया था। वही जय बिना सवाल करे टेबल से वो इनवेल उठा लेता है, लेकिन इनवेल खुला था, जिससे उसके अंदर की फोटो टेबल पर गिर जाती है, जिससे श्रेष्ठ की नज़र उस फोटो पर चली जाती है। और जैसे ही उसकी नज़र उस फोटो पर पड़ती है तो वो उसमें खो जाता है। उसे खुद पता नहीं चलता है कब वो उस फोटो को उठाकर देखने लगता है। वहीं जय हैरानी है अपने बस को देख रहा था, जो कब उसे उस फोटो में खोया हुआ था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की, लेकिन उसे तो बोलना ही था, इसलिए वो हिम्मत करके बोलता है, सर फोटो। उसकी आवाज़ से श्रेष्ठ होश में आता है और बिना कुछ बोले वो फोटो जय की तरफ बढ़ा देता है। जय श्रेष्ठ को ग्रीट करके चला जाता है। वहीं श्रेष्ठ के दिमाग तो कहीं और ही घूम रहा था। वो अपने लैपटॉप पर सीसीटीवी फुटेज ऑन कर देता है और स्टाफ को देखने लगता है, लेकिन उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। तभी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है सामने का सीन देखकर। वहीं दूसरी तरफ सभी एम्प्लॉय अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन उन सब में एक लड़की वो चेयर में बैठी हुई उसे ही इधर उधर भगा रही थी और मस्ती करते करते काम कर रही थी। वही सभी के चेहरे पर मुस्कान थी उस लड़की की वजह से। ये कोई और नहीं आरवा ही थी। उसने राठौर कॉरपोरेशन ज्वाइन कर लिया था। उस वक्त वहाँ फ्रेशर की रिक्वायरमेंट थी, जैसे तैसे करके उसकी जॉब लगी थी। उसका इंटरेस्ट डिजाइनिंग पर था, लेकिन अपनी डिग्री बिजनेस मैनेजमेंट में ले रही थी, जो उसे समझने में दिक्कत आ रही थी। यह भी उसे जॉब अपनी फ्रेंड की वजह से मिली थी, कैसे वो हमें आगे जानने को मिलेगा। वही अरवा काम समझने की कोशिश कर रही थी। वो काफ़ी हद तक समझ भी रही थी और अपना काम ठीक कर रही थी, लेकिन वहाँ भी बहुत सारी लड़कियों थी जो आरवा से जलती थी। एक तो उसकी खूबसूरती, जिससे हर किसी का ध्यान उस पर रहता था, उसका नेचर, जिससे ऑफिस में सभी उसके दोस्त जैसे थे और उसकी मदद करते थे, और ऊपर से आरवा का टिट फॉर टेट बिहेवियर। वही वो मजे से काम कर रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसके कॉलिंग सोम वो उसके पास ही बैठा था, उसके पास अपनी चेयर खिसका कर गई और अपने उसे प्रॉब्लम बताने लगी। वहीं शैली, जो आरवा से बहुत चिढ़ती थी, वो मुंह बनाते हुए बोलती है, पता नहीं लोगों को ऑफिस में काम कैसे मिल जाता है जब काम करना ही नहीं आता है। जरूर ऐसे लोग किसी शॉर्टकट से ही ऑफिस में बैकडोर एंट्री कर पाते हैं। वहीं उसकी बात सुनकर सेम कुछ बोलता उससे पहले ही आरवा उसे शांत रहने का इशारा करती है। फिर शैली की तरफ देखते हुए बोलती है, वैसे बात तो सही, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को जॉब मिल जाती है। ये बोल वक्त आरवा शैली को ही देख रही थी। वही आरवा की बात सुनकर सभी मुंह छुपाकर हंस रहे थे। वहीं सेम और आरवा हाई फाई करते हैं। वही श्रेष्ठ ये सब देख रहा था, उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान थी। अगर अभी उसकी फैमिली या फ्रेंड्स उसे देख लेते तो सदमे में पहुंच जाते। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरी आरू अब बड़ी हो गई है, लेकिन इसकी शैतानी अभी में वैसी की वैसी है। पता है कल मैं इस उम्मीद में खुराना मेंशन गया था कि मुझे मेरी आरू मिलेगी, लेकिन जब तुम मुझे नहीं मिली थी तो खैर मुझे नहीं पता था जिस लड़की को मैं यह वहाँ ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मेरे ही ऑफिस में मिलेगी। तुम्हें पता है मैंने कभी तुम्हें ढूंढने और तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश नहीं करी, वरना मुझे पता था मैं खुद को रोक नहीं पाता तुम्हारे मिलने से। ये बोल वो आरवा को देखने लगता है सीसीटीवी में।
वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में सानवी अपनी क्लास में थी। उसका नेचर बहुत सिंपल था, इसलिए उसकी हर किसी से दोस्ती थी, लेकिन वो जड़ा नहीं बोलती थी, लेकिन वो हेल्पिंग नेचर की थी। वही क्लास ओवर हो गई थी। वही सानवी हिम्मत करके थर्ड ईयर के क्लास के पास जाती है। वो आरवा को देखना चाहती थी, उसे घर ले जाना चाहती थी, लेकिन सानवी को आरवा अपनी क्लास में नहीं दिखी। तभी उसने एक लड़की से आरवा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आरवा तो बहुत टाइम से कॉलेज नहीं आ रही है, लेकिन एक बार आई थी, लेकिन प्रिंसिपल सर से मिलकर चली गई थी। वहीं ये सुनकर सानवी मायूसी के साथ वहां से निकलकर कॉलेज के गेट के पास पहुंच जाती है। वहीं उससे नवी और शिवांगी मिलने वाली थी। जब वो वहां पहुंची तो वो दोनों पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वहीं सानवी को आते देख नवी उससे बोलती है, यार तुम कहाँ रह गई थी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, जल्दी बस घर जाकर मुझे सोना है, ये ड्राइवर भी नहीं आया अभी तक। तभी एक कार आकर उनके सामने रुकती है और उस कार की ड्राइवर सीट का विंडो नीचे होता है तो उन्हें सांझ देखता है। वही सांझ को देखकर नवी और शिवांगी शॉक हो जाती है और उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, जैसे उन्हें कोई बड़ा सदमा लगा हो भी क्यों आज उन्हें सांझ लेने आया था, जो किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि उन्हें कभी सांझ रिसीव करने नहीं आया था। वहीं उन्हें ऐसे खड़ा देखकर सांझ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, अगर तुम दोनों का ऐसे घूरने से हो गया हो तो चलो बैठो, मुझे तुम्हें घर ड्रॉप करके वापस से घर जाना है। वहीं सांझ की आवाज से दोनों को होश आता है और वो दोनों तुरंत बैक सीट पर बैठ जाती है। वहीं सानवी को सांझ के पावरफुल ऑरा से डर लगता था। वो अपने ड्राइवर के आने का वेट कर ही रही थे कि तभी सांझ उसे देखकर बोलता है, तुम भी बैठ जाओ, मैं तुम्हें भी घर ड्रॉप कर दूंगा। वहीं सानवी मना करना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वहीं जब सांझ उसे शांत और अपना सर नीचे करे खड़ा देखता है तो वो खुद कार से बाहर निकलता है और सानवी का हाथ पकड़कर कार के दूसरी साइड के आगे का गेट खोल देता है और उसे अंदर बैठने के लिए अपने हाथ से इशारा करता है। वहीं अब सानवी को तो कुछ समझ ही नहीं आता है, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, इसलिए चुपचाप आगे बैठ गई। वहीं नवी और शिवांगी को तो सांझ झटके पर झटके ही दे रहा था। उसने आज तक किसी की इतनी फिक्र नहीं करी थी। वो अपने परिवार की फिक्र करता था, लेकिन कभी अपने इमोशन शो नहीं करे थे। वही ये सब ड्रामा देखकर वही नवी धीरे से शिवांगी के कान में बोलती है, दी एक बार सांझ भाई को कॉल करो, मुझे लग रहा है ये कोई और ही है। वहीं उसकी बात पर शिवांगी उसके सर पर मरते हुए बोलती है, तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चुप रहो, अगर भाई ने सुन लिया फिर यही हमारी क्लॉस लग जाएगी। लेकिन नवी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वही सांझ ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बराबर सानवी पर था, जो नर्वसली हाथों की उंगलियों के साथ खेल रही थी। वहीं उसकी इस हरकत पर सांझ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन किसी के देखने से पहले ही वो उसे छुपा लेता है। वहीं ऑफिस हॉर्स खत्म हो गए थे और सभी अभी ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। वहीं आरवा भी ऑफिस से बाहर निकलती है। वो अभी अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी कोई आकर उसकी आंखें पीछे से बंद कर देता है। वहीं ये महसूस करके आरवा मुस्कराते हुए बोलती है, सेरी बस बहुत हुआ यार, मुझे भूख लगी है, चलो फ्लैट पर चलते हैं। वहीं तभी आरवा के पीछे से एक लड़का निकलता है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, देखने में वो भी बहुत हैंडसम था। वो बोलता है, तू आज फिर लेट आई थी ना। ये बोल सेरी उसे घूरने लगता है तो आरवा उससे बस अपने दांत दिखा देती है। वो उस खींचते हुए बोलती है, यार चलो ना। ये बोल वो तुरंत स्कूटी में आगे बैठ जाती है तो सेरी उसे घूर के देखता है और बोलता है, नो ड्राइव तो मैं ही करूँगा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। लेकिन आरवा कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो तुरंत बैठ जाती है और सेरी को देख के स्माइल करती है। वही उसकी हरकत पर सेरी सर पकड़ लेता है। उसे पता था आरवा उसकी नहीं सुनती है, फिर भी पता नहीं क्यों वो उससे बहस करती है, इसलिए वो आरवा के पीछे बैठ जाता है। वहीं आरवा स्कूटी लेकर निकल जाती है, इस बात से अनजान कि कोई उन्हें अपनी लाल आंखों से देख रहा था। ये कोई और नहीं श्रेष्ठ था, जो अपने केबिन की विंडो से आरवा को जाते देख रहा था। उसे किसी और लड़के के इतने करीब देखकर और उसके पीछे बैठा देखकर उसके हाथों की मुठियां बनी हुई थी। उसका बस चलता तो वो खुद जाकर उस लड़के को खींचकर अपनी आरू से दूर फेंक देता। वो वापस से केबिन में आकर तुरंत जय को केबिन में बुलाता है। थोड़ी देर में जय कमरे में आता है तो श्रेष्ठ उसे ऑर्डर देते हुए बोलता है, क्या इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है।
वहीं जय समझ जाता है कि श्रेष्ठ किसके बारे में बात कर रहा है और वो अपना काम पूरा करके आया था। ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को श्रेष्ठ की तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ अर्जुन खुराना एंटरप्राइजेस के सीईओ के केबिन में बैठा था। तभी उसका असिस्टेंट अंदर आता है और बोलता है, सर गुड न्यूज है, आरवा मैडम इसी शहर में, वो इस शहर से बाहर नहीं गई है। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो बोलता है, तुरंत सभी गार्ड को एक्टिव कर दो और आरवा को ढूंढने के लिए शहर का एक एक कोना ढूंढने को कहो। मुझे मेरी बहन बहुत जल्दी चाहिए। चैट गुड न्यूज। वहीं दूसरी तरफ आरवा ड्राइव करके एक सोसाइटी में आती है। वही सेम आरवा की स्कूटी से उतारता है और बोलता है, पता नहीं मैं क्यों तेरे पीछे बैठ जाता हूँ, जब मुझे पता है तो स्कूटी चलाती नहीं भगाती हो, चलो मैं जा रहा हूँ। ये बोल वो बिना आरवा की बात सुने तुरंत वहां से भाग जाता है। वही आरवा उसे इग्नोर करके सामने बिल्डिंग में चली जाती है, जहां 8 फ्लोर पर पहुंचती है, जहां वो रेट पर रहती थी। वो गेट खोलकर अंदर आती है। वो देखने में जड़ा बड़ा नहीं था लेकिन साफ था, हर चीज अपनी जगह पर रखी थी। वही अंदर आकर आरवा अपना बैग वही टेबल पर रखती है और फ्रेश होकर हॉल में आकर बैठ जाती। ये वक्त उसे बहुत बुरा लगता था, उसे बहुत अकेला सा लगता था, जैसे कोई नहीं है दुनिया में उसका। पहले भी वो अनाथ थी और इस बार भी परिवार होने के बाद भी वो अकेली है, इसलिए वो खुद को हमेशा बिजी रखती थी काम करने में, जिससे उसे अकेला फील ना हो। वो किचन में जाकर खुद के लिए चाय बनाती है और वहां से बालकनी में आ जाती है। बालकनी से वो नीचे देखती है तो उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि नीचे गार्डन में सभी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते थे। आरवा को रोज ऑफिस से आकर ये नज़ारा देखती थी, उन्हें उन सब से जलन भी होती थी, लेकिन वो इसमें क्या कर सकती थी। वो बहुत देर तक इसे ही देखने के बाद वो अंदर आती हैं तो उसका ध्यान घड़ी पर जाता है, जहां 6 बज रहे थे। वो जल्दी जल्दी अपने लिए खाने की तैयारी करने लगी ही थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वो देखती है कि होटल से कॉल आ रहा था। वो कॉल रिसीव करती है तो सामने से होटल का मैनेजर बोलता है, आरवा प्लीज़ क्या तुम जल्दी आज होटल आ सकती हो, वो एक्चुअली आज स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। वहीं आरवा कुछ सोचकर हाँ बोल देती है, क्योंकि उसे वहाँ अच्छा लगता था, इसलिए वो तुरंत रेडी होकर अपनी स्कूटी में बैठकर निकल जाती हैं। थोड़ी देर बाद उसकी स्कूटी एक होटल के आगे आकर रुकती है। उस होटल का नाम नक्षत्र था, ये होटल राठौर का ही था। वहीं आरवा जल्दी जल्दी होटल के अंदर जाती है, क्योंकि वो लेट हो रही थी, पहले ही ट्रैफिक में बहुत लेट हो गया था, इसलिए वो बिना आसपास डायन दिए सीधा अंदर भाग जाती है। वही लॉबी में ही उसे मैनेजर मिल जाता है। वो तुरंत उनके पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ सर, आप इतने परेशान क्यों हैं। वहीं आरवा को आते देख मैनेजर के जान में जान आती है और वो बोलता है, यार आरवा अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मुझे तो लगा था आज मेरी नौकरी गई। चलो आज भी पूरा हॉल भरा हुआ और आज वीआईपी गेस्ट भी आए हुए हैं। वहीं आरवा उनसे बोलती है, फिर आप ये क्या, आपको आपकी नौकरी प्यारी नहीं है, जल्दी जाए वरना आपका पत्ता ना कट जाए। ये बोल आरवा वहां से मुस्कुराते हुए बढ़ जाती है। वही मैनेजर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो जाती हुई आरवा को देखते हुए बोलती है, हमेशा हंसती रहती है और दूसरी को हंसाती है, लेकिन कभी अपने मन की बात किसी को नहीं बताती है, देखना भगवान तुम्हें भी खुशी देंगे। ये बोल वो वहां से डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं, जहां पब्लिक एरिया और प्राइवेट एरिया दोनों थे और इस टाइम बहुत सारे लोग ये खाना खाने आते थे। वहां के प्राइवेट एरिया के लिए भी 1 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती थी। वो एक बार सभी चीजें देखता है, फिर लाइट डिम करने को बोलता है। इसके साथ ही पूरे हॉल की लाइट डिम हो जाती है और सभी एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग यह इसी परफॉर्मेंस के लिए आए थे। तभी हॉल के सेंटर में लाइट जलती है और वहां आरवा बैठी थी, जो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। उसने बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई थी, वो उसकी बॉडी के एक एक कर्व बहुत अच्छे से डिफाइन हो रहे थे, लेकिन अभी इसमें भी वो हॉट से जड़ा क्यूट लग रही थी। और उसने इस वक्त हाथों में गिटार पकड़ता हुआ था। तभी वो गाना स्टार्ट करती है, इस कदर तू मुझे प्यार कर जिसे कभी ना मैं सकूं, फिर भूला जिंदगी लाए हमें यहाँ, कोई इरादा तो रहा होगा भला। हर कोई उसकी आवाज में खोया हुआ था, सबका ध्यान खाने से जड़ा आरवा की आवाज पर था।
आरवा को भी गाना पसंद था और घर पर अकेले रहने से अच्छा उसे ये काम करना ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि आरवा के अपने भी इस वक्त एक प्राइवेट रूम में बैठे थे। ये खुराना फैमिली और राठौर फैमिली ही थे जो ये डिनर के लिए आए थे, लेकिन जब उन्होंने आरवा की आवाज़ सुनी तो जिससे सबका ध्यान उस पर चला गया। लेकिन जैसे ही विशंभर दादाजी ने अपनी गुड़िया को देखा तो उनकी आंखें नम हो गई और वो उसे देखकर अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोलते हैं, गुड़िया। वहीं उनकी बात सुनकर राठौर फैमिली हैरानी से कभी विशंभर दादाजी को देखती तो कभी सामने परफॉर्म कर रही आरवा को। वही खुराना फैमिली तो अपनी गुड़िया को सामने देखकर बहुत खुश थे। 1 महीने से कहाँ नहीं ढूंढा था उन्होंने उसे और आज वो उनकी आंखों के सामने थी। वही अर्जुन और व्योमेश की आंखें नम थी लेकिन होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वो लोग अभी अपने में खोए हुए ही थे कि तभी श्लोक की आवाज़ उन सब के कान में पड़ती है जो बोल रहा था, वाओ ये खूबसूरत हसीना कौन है, मैंने तो फाइनल कर लिए, मेरी गर्लफ्रेंड तो ये ही बनेगी। उसने अभी ये बोला ही था कि तभी उसे कुछ घूरती हुई नज़रें महसूस होती है। वो जब अपने आसपास देखता है तो सब उसे ही घूर रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि अब उसे क्या गलत बोल दिया। वही वो अपने दांत दिखाते हुए बोलता है, अब मैंने क्या कुछ गलत बोल दिया है। वहीं उसकी बात पर व्योमेश घूरकर उसे देखता है और बोलता है, तुम्हें मैं अपनी गुड़िया का बॉयफ्रेंड क्या, मैं तुम्हें उसके आसपास भी नहीं घूमने दूंगा। वहीं श्लोक अपना से खुजलाते हुए बोलता है, लेकिन मैंने कब आपकी गुड़िया की बात करी, मैं तो उन्हें जानता ही नहीं हूँ। वहीं उसकी बात पर सबने से पकड़ लिया। तभी नवी अपने दांत पिसते हुए बोलती है, क्या सच में हमारे पास दिमाग नहीं है या फिर तुम मंद बुद्धि होने का नाटक करते हो। कभी कभी तो मुझे सही में शक होता है तुम स्कूल में पास कैसे होते थे। वहीं अपनी बेइज्जती सुनकर तो श्लोक का मुंह ही बन गया था। वही सांझ को तो इन सब से मतलब ही नहीं था, वो बस एक तक सानवी को ही देख रहा था। वो ध्यान से आरवा का गाना सुन रही थी। वही उसने एक बार सांझ ने आरवा को देखा जरूर था उसकी आवाज़ सुनकर, लेकिन उसके बाद उसका ध्यान श्रेष्ठ पर भी गया था। वो ध्यान से आरवा को देख रहा था। वहीं 1 घंटे बाद आरवा की परफॉर्मेंस खत्म होती है और वो खड़े होकर सबको ग्रीट करके वहां से चली जाती है। वही उस जाते देख विशंभर जी हड़बड़ाते हुए बोलते हैं, मुझे अभी अपनी गुड़िया के पास जाना है। ये बोल वो हड़बड़ाते हुए बाहर बढ़ जाते हैं। वहीं सभी उनके पीछे चले जाते हैं दिग्विजय जी को छोड़कर। वही आरवा को देखकर तो उनके पैर अपनी जगह ही जम गए थे। तभी मधु जी के उनके कंधे पर हाथ रखने से वो होश में आते हैं। तो मधु जी उनसे बोलती है, सब बाहर गए हैं आरवा के पास, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं, चलिए। वहीं दिग्विजय जी बस हमें अपना सर हिला देते हैं और वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं। वही राठौर फैमिली के कुछ मेंबर को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि उन्हें दिग्विजय जी ने बताया था कि आरवा किसी ट्रिप पर गई है। फिर वही ये बात सुगंधा जी धीरे से देवकी जी से बोलती है, माँ कुछ तो गड़बड़ है, कल भाई साहब तो कुछ और ही बोल रहे थे। वहीं देविका जी शौर्य दादाजी को देखते हुए बोलती है, लेकिन तुम्हारे पापा हैरान नहीं है, जैसे वो जानते हैं ये सब क्या चल रहा है। चलो देखते हैं, मुझे तो बस गुड़िया से मिलना है, कितना इंतजार किया है मैंने उससे मिलने का। वहीं वो सब मैनेजर के पास आते हैं। वही मैनेजर उन्हें देखकर ग्रीट करता है। तभी धनराज जी उससे पूछते हैं, तुम्हें पता है जो अभी परफॉर्म कर रही थी वो कहाँ है, एक्चुअली हमें उनसे मिलना है। वहीं मैनेजर को लगता है कि इन्हें आरवा का परफॉर्मेंस अच्छा लगा इसलिए वो उससे मिलना चाहते हैं, तो वो उन्हें बता देता है कि आरवा मेकअप रूम गई है। वो सब वहां बढ़ जाते हैं। वहीं सानवी बहुत नर्वस हो रही थी, उसे डर लग रहा था आरवा के सामने जाने से। तभी उस महसूस होता है किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। वो धीरे से अपने साइड में देखती है तो सांझ दिखता है जिसने उसका हाथ थमा हुआ था और उसे हाथ को रब भी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ आरवा चेंज करके होटल से बाहर निकलकर अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी एक कार आकर उसकी स्कूटी के आगे रुकती है और उसमें से 5-6 लोग बाहर निकलते हैं और आरवा के सामने खड़े हो जाते हैं। वहीं जो आदमी सबसे आगे था वो बोलता है, देखिए सर ने बहुत प्यार से आपको समझा लिया, अब वो आपको अपने पास चाहते हैं इसलिए हम आपको लेने आए हैं। आज आपको हमारे साथ चलना ही होगा, चाहे उसके लिए हमें जबरदस्ती ही क्यों ना करना पड़े। वहीं उस आदमी की बात सुनकर आरवा की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ मुझे।
वहीं तभी दूसरा आदमी गुस्से में बोलता है, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है तो तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। लड़की, अरे वो तो हमारे बॉस जिन्हें तुम पसंद आ गई, ये तुम्हारी अच्छी किस्मत है, अब चलो हमारे साथ। ये बोल वो आरव की तरफ बढ़ जाता है और आरवा का हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ फाइनली इंतजार खत्म हुआ, आरवा आ तो गई है सबके सामने, लेकिन अब ये लोग कौन है जो पीछे पड़े हैं आरवा के, और क्या होगा जब आरवा और श्रेष्ठ होंगे अपने आमने सामने। चन्नाइन, तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। आगे तभी वहां किसी के चीखने की आवाजें वहां गूंजने लगती है। वही ये उसी आदमी की आवाज थी जिसने आरवा का हाथ पकड़ा था। आरवा को इस वक्त उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसका हाथ उसकी पीठ की तरफ मोड़ते हुए जड़ा प्रेशर लगाते हुए बोलती है, कह दो अपने उस हरामी बॉस से, कुत्तों को हंडिया ही शूट करती है और मुझसे तो वो जितना दूर रहे इसके लिए उतना ही अच्छा है, वरना अगर मैंने उसे बर्बाद करने का सोच लिया ना तो उसकी ऐसी की तैसी होने में जरा टाइम नहीं लगेगा। वहीं अपने बॉस की बुराई सुनकर सामने खड़े आदमी गुस्से में आ जाते हैं और सामने खड़ा आदमी भी आरवा पर अटैक करते हुए बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत, आज तो हम तुझे ले जा कर ही रहेंगे जिससे हमारे बॉस बहुत खुश होंगे, आज तो तू ही हमारे बॉस को खुश करेगी। ये बोल वो आरवा को तरफ बढ़ जाता है। उसे मारने के लिए वो अपने हाथ का मुक्का बनाकर आरवा के चेहरे पर मारने ही वाला था कि तभी आरवा अपना पैर उठा के उस आदमी के पेट पर मरती है और दूसरे हाथ में पकड़े हुए आदमी को धक्का देकर गिरा देती है। फिर सामने पड़े आदमी को अपने पैरों से मरते हुए बोलती है, साला मुझे अपने बॉस के पास ले जाने वाला था ना, रुक, आज तू खुद अपने बॉस को सर्व करेगा हरामी, साले मुझसे सुलझेगा तेरी हैश। वही आरवा को अपने आदमी को पीटता देख सभी आदमी आरवा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारी हीरोइन, उसे किसी की जरूरत नहीं थी, वो खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छे से जानती थी। वो उन्हें गालियां देते डटे हुए मार रही थी, वो भी ऐसे कि उन गुंडों की कानों से खून निकल आए। वहीं वो आदमी भी हटे कट्टे थे, लेकिन आरवा ने बहुत सारी ट्रिक्स सीखी थी। वही उसने अपने बैग से एक बॉक्स निकला और उसमें एक बटन प्रेस किया जिससे को डंडा बन जाता है। वहीं आरव उन्हें उससे मरते हुए बोलती है, आज अगर मैंने तुम सबको तुम्हारी अम्मा की याद ना दिल दी ना तो मेरा नाम भी आरवा नहीं, मुझसे उलझोगे, पहले मैं तुमसे निपट लूँ उसके बाद तुम्हारे बॉस को भी देखती हूँ। तभी एक आदमी ने आरवा का डंडा पकड़ लिया और आरवा से छीनने लगा। तभी ये मौका देखकर दूसरे आदमी ने आरवा को धक्का दे दिया जिससे आरवा के हाथ से डंड छूट गया और वो गिर गई। वहीं गिरते ही आरवा का गुस्सा और बढ़ गया। वही मौका मिलते ही वो गुंडे खड़े हो गए जाते हैं और आरवा की तरफ बढ़ जाते हैं और वो अटैक करते उससे पहले ही आरवा बैकफ्लिप करके खड़ी होती है और अपने मुक्कों की बरसात उन पर कर देती है। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी खुराना फैमिली और राठौर फैमिली भी वहां पर मौजूद थी। वो लोग तो तभी आ गए थे जब पहले आदमी ने आरवा का हाथ पकड़ा था, लेकिन वो देखना चाहते थे आरवा कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलती है। लेकिन सबकी हैरानी तब बढ़ गई जब उन्होंने आरवा को गाली देते सुना और जो वो किसी फाइटर की तरह उन्हें मार रही थी। वो लोग तो हैरानी से आरवा को देख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने आरवा को गिरते देखता था तो सबके कदम आरवा की तरफ बढ़ गए थे, लेकिन वो उसके पास पहुंचते उससे पहले ही आरवा ने मोर्चा संभाल लिया था। लेकिन अर्जुन और व्योमेश अपनी बहन को अकेले कैसे लड़ने दे सकते थे, इसलिए वो भी बढ़ गए। उन दोनों ने भी कुछ आदमियों पर अटैक कर दिया जिससे उन्हें संभालने का मौका ही नहीं मिला। वही वो आदमी जिसका हाथ मरोड़कर आरवा ने पहले ही गिरा दिया था और जो साइड में छुप गया था, जब उससे लगा किसी का ध्यान उस पर नहीं है तो उसने साइड में पड़ा हुआ डंडा उठाया और वो उससे आरवा को मरने ही वाला था कि उससे पहले ही किसी ने डंडा पकड़ लिया। जब उस आदमी ने सामने देखा तो सामने श्रेष्ठ था जो अपनी लाल आंखों से उसे घूर रहा था। तब तक वहां दोनों फैमिली के गार्ड्स आ जाते हैं और उन आदमियों को पकड़ लेते हैं। वहीं आरवा इस वक्त भी बहुत गुस्से में थी। वही जैसे ही आरवा की नज़र खुराना फैमिली और पड़ती है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो बिना आना ध्यान दिए वहां से अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ जाती है। वहीं उसे ऐसे जाते देख विशंभर दादाजी पीछे से आवाज लगाते हैं, गुड़िया मेरी गुड़िया, अपने दादू से गुस्सा है, माफ कर दे बेटा, आजा, अपने दादू के पास मत जा, उनसे दूर। वहीं उनकी आवाज़ सुनकर 1 मिनट के लिए तो आरवा के पैर रुके थे, लेकिन वो सिर्फ कुछ सेकंड की बात थी, फिर वो वापस से अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ जाती है। वहीं दादाजी भी उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। इस बार उनके साथ शौर्य दादाजी भी उनके साथ थे। वहीं स्कूटी में बैठकर आरवा उनके सामने आती है और एक नज़र उन सब को देखकर दिग्विजय जी की तरफ देखकर सरकास्टिक मुस्कान के साथ बोलती है,
लगता है मिस्टर खुराना आजकल अपनी ही कही हुई बातें भूलने लग गए हैं। कल तक तो कह रहे थे कि उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है और मेरी जैसी बेटी किसी की नहीं होनी चाहिए, फिर आज क्या हो गया जो मेरे जैसी बिगड़ी हुई लड़की के सामने खड़ा होना पड़ा। वहीं आरवा की बातें दिग्विजय जी के दिल में चुभ रही थी, लेकिन तभी नितेश जी बोलते हैं, बेटा घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम घर ही छोड़ दे। बेटा देखो पापा ने अपना क्या हाल कर लिया है, वो बस तुम्हें ही याद करते रहते हैं। बेटा किसी और की गलती की उन्हें इतनी बड़ी सजा मत दो। उनकी बात पर आरवा मुस्कुराते हुए बोलती है, हर किसी को अपनी करनी की सजा इसी जन्म में मिलती है और वो आप लोग थे जिन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ था और अब मैं उस रिश्ते को जोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। ये बोल आरवा वहां से निकल जाती है। बस सब उसे जाते देखते रह जाते हैं। वही उसके जाने के बाद सब होश में आते हैं। वही नवी शिवांगी के कान में धीरे से बोलती हैं, दी एटीट्यूड देखा और कैसे ये बड़े के सामने ऐसा बोल सकती है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। ये और सानवी बहनें हैं, वो कितनी शांत और प्यारी। ये आग का गोला, अरे हाँ टैलेंटेड है और फाइटिंग भी अच्छी करती है, लेकिन अकेले कब तक जाएगी? क्या इसने विशंभर दादाजी की हालत नहीं देखी? वहीं नवी की बात पर शिवांगी उसे चुप करवाते हुए बोलती है, जब तुम जिस बारे में नहीं जानती हो तो उस बारे में बात करना गलत है। नवी और आरवा ने जो कहा क्या वो तुमने सही ने नहीं सुना? पहले उससे सबने रिश्ते तोड़े थे, तब किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा, तो अब सब क्यों चाहते हैं कि वो सबके बारे में सोचे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पर लगा दे? एक बात याद रखना, लड़कियों के लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ होती है। वहीं शिवांगी की बात सुनकर नवी शांत हो जाती है। वही सानवी की आंखों में आंसू आ गए थे आरवा की बात से, जिसे देखकर सांझ ने गुस्से में अपने हाथ की मुठियां बना ली थी। तो वही अर्जुन व्योमेश सब अभी उसी तरफ देख रहे थे जिस तरफ आरवा गई थी। तभी विशंभर दादाजी रोते हुए बोलते हैं, सही कहा मेरी बच्ची ने, जब उसे हमारी जरूरत थी तब हमने उसका साथ नहीं दिया, अब उसे हमारी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं, नहीं रह सकता मैं अपनी बच्ची के बिना। वहीं उनकी हालत देखकर सबकी आंखें नम थी। उन्हें एक साइड से मीनाक्षी जी ने संभाल हुआ था, दूसरे साइड से शौर्य जी ने। वहीं उन्हें शांत करते हुए शौर्य दादाजी बोलते हैं, तू शांत हो जा, वैसे भी आरवा के बारे में मैंने सब पता लगवा लिया है, हम बस उसका गुस्सा शांत होने का इंतजार करते हैं, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा, तो शांत रह। वहीं ये सुनकर विशंभर जी खुशी से उन्हें देखते हैं तो शौर्य दादाजी उन्हें अपनी आंखों से शांत रहने का इशारा करते हैं। फिर सब वहां से खुराना और राठौर मेंशन निकल जाते हैं, लेकिन इन सब में एक इंसान की आंखों में अलग सी चमक थी। आरवा को देखकर ये कोई और नहीं सुष्मिता जी थी। आज भी उन्हें आरवा वैसे ही दिखी थी जैसे वो बचपन में थी। वहीं राठौर मेंशन में पहुंचने के बाद धनराज जी शौर्य दादाजी से बोलते हैं, पापा अगर आरवा यही थी तो फिर दिग्विजय जी ने हम सबसे झूठ क्यों बोला था? वहीं शौर्य दादाजी पहले गहरी सांस लेते हैं, फिर सारी बातें सबको बता देते हैं। जैसे जैसे उन्हें बातें पता चल रही थी सबकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। वही श्लोक धीरे से शिवांगी और नवी से पूछता है, मतलब मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड गुड़िया ही है यार, कितनी स्ट्रांग थी, मेरा तो दिल ही आ गया है उस पर। वहीं उसकी बात पर शिवांगी और नवी उसे घूर कर देखती है। वहीं सारी बातें बताने के बाद जितेंद्र जी गुस्से से बोलते हैं, दिग्विजय की हिम्मत कैसे हुई गुड़िया और हाथ उठाने की? सारी गलती मेरी है, उसे मुझे ये छोड़ना ही नहीं चाहिए था। जब हम जा रहे थे वो कैसे मुझसे जिद कर रही थी उसे ना छोड़ने के लिए, काश उस वक्त मैंने आप सबकी बात नहीं मानी होती। ये बोल वो अपना से पकड़ के बैठ जाते हैं। वही श्रेष्ठ और सांझ के हाथ की मुठियां बनी थी, दोनों आरवा को बचपन में बहुत पैम्पर करते उनकी जान हुआ करती थी। वो लोग कैसे बर्दाश्त कर ले कि उनकी प्रिंसेस के सब इतना सब हो गया। तभी शौर्य दादाजी बोलते हैं, अभी हमें चलना चाहिए, कल इस बारे में बात करेंगे, आज बहुत कुछ हो गया है, सबको राष्ट्र की जरूरत है। ये बोल वो सबसे पहले वहां से चले जाते हैं। उनके पीछे देवकी जी भी एक एक करके सब अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं धनराज जी के कमरे में दोनों बेड पर लेटे थे, लेकिन नींद दोनों की आंखों में नहीं थी। तभी कुछ सोच के धनराज जी सुष्मिता जी से बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो अभी भी आरवा को अपना नहीं पाए हैं। उनकी बात पर सुष्मिता जी गहरी सांस लेकर बोलती है, अब इन सब के लिए बहुत देर हो गई है, अब गुड़िया को उनकी जरूरत नहीं है। आज मैंने उसकी आंखों में एक आग देखी थी जो ऐसे शांत नहीं होने वाली है। ये बोल वो दोनों अपनी अपनी सोच में खो जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक लड़की काले कपड़े पहने खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने आरवा की फोटो थी। वो उसमें रेड मार्कर से क्रॉस का साइन बनाते हुए बोलती है, बस कुछ दिन और उसके बाद खुशी से जी लो, तुम बहुत जी ली, अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी, वो भी ऐसे कि किसी को मुझ पर बिल्कुल शक नहीं होगा। बस तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू, तुमने मुझसे उलझने की कोशिश करी है, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये बोल वो आरवा की फोटो को चाकू से मारने लगती है और शैतानों की तरह हंसने लगती है। 10 पनिशमेंट। आगे सुबह आरवा ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। वो बस अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी कि तभी उसके अपार्टमेंट की डोरबेल बजती है, जिससे वो हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक उसके अपार्टमेंट में कोई नहीं आया था। फिर वो अपनी जगह से खड़ी हुई और जैसे ही उसने गेट खोला तो उसके सामने व्योमेश और शौर्य दादाजी खड़े थे। वही उन्हें देखकर आरवा का चेहरा कठोर हो जाता है और वो रूड टोन में उनसे बोलती है, मिस्टर खुराना, आई डोंट थिंक कि मेरे पास अब कुछ खुराना फैमिली से रिलेटेड है, तो फिर अब क्यों आए हैं आप यहाँ। वही व्योमेश को आरवा की बात का बुरा लगा था, लेकिन वो अभी कुछ बोलता उससे पहले ही शौर्य दादाजी उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने का आंखों से इशारा करते हैं। फिर वो खुद बोलते हैं, गुड़िया आपको हम याद नहीं होगे, हम शौर्य सिंह राठौर, हाँ आपके दादाजी के दोस्त, वो हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वहीं ये नाम सुनकर आरवा को झटका लगा क्योंकि ये हीरो के दादाजी का नाम था, मतलब अब उसकी मुलाकात नॉवेल के हीरो से होने वाली है जिसने सानवी की तकलीफों का बदला आरवा की मौत से ली थी। वहीं आरवा नॉवेल की कहानी याद करने में इतना खो गई थी कि वो भूल ही गई थी कि उसके सामने दो लोग खड़े हैं। वहीं जब शौर्य दादाजी उसे किसी गहरी सोच में खोए हुए देखते हैं तो शौर्य दादाजी उसे होश में लाने के लिए आवाज देते हैं, बेटा, जिससे आरवा होश में आती है और बोलती है, क्या बात करनी है आपको मुझसे। तभी शौर्य दादाजी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलते हैं, बेटा विशंभर की तबीयत अच्छी है, वो बस बेहोशी में तुम्हारा नाम ही ले रहा है, डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम ही उन्हें ठीक कर सकती हो वरना ये हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। बेटा प्लीज चलो, वो तड़प रहा है तुमसे मिलने के लिए, उसे ठीक सिर्फ तुम कर सकती हो। वहीं आरवा को ये सब सुनकर बुरा लगता है। वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी को भी कुछ हो, फिर तो वो आरवा के दादाजी थे और उसका शरीर और दिल आरवा का ही था, इसलिए कुछ सोचकर वो बोलती है, ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, मैं जैसे ये रह रही हूँ वैसे ही वहाँ रहूंगी, मुझे किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए लाइफ में। उसकी बात सुनकर शौर्य दादाजी बोलते हैं, ठीक है बेटा, जैसा आप चाहते हैं आप वहाँ वैसे ही रह सकती है, आप अपना सामने पैक करके जल्दी आ जाओ। वहीं आरवा बिना कोई जवाब दिए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। वहीं उसके जाने के बाद व्योमेश दादाजी से बोलता है, वह दादू आपका तीर तो निशाने पर लगा। आरवा तो एक बार में ही मान गई, लेकिन पक्का कोई गड़बड़ नहीं होगी ना। उसकी बात पर शौर्य दादाजी उसके पेट पर अपनी कोहनी मरते हुए बोलते हैं, नालायक चुप रह, वरना आरवा को हम पर जरा सा भी शक हुआ ना तो फिर हमारी खैर नहीं। और वो वापस खुराना मेंशन आने से रही। वहीं उनकी डांट सुनकर व्योमेश का मुंह बन जाता है। फिर वो आरवा के अपार्टमेंट के अंदर जाता है और ध्यान से अपार्टमेंट को देखता है जो उसे बहुत ऑर्गेनाइज्ड लग रहा था। वहीं दादाजी उसकी हरकत देखकर अपना सर हिला देते हैं। अगर व्योमेश की ऐसी हरकत कोई रिवॉर्ड कर लेता ना तो मीडिया वाले इसे इंटरनेट पर दिखाने के लिए मुंह मांगी कीमत देते, क्योंकि बाकी सबकी नज़रें में वो खड़ूस सीईओ था जिससे सब डरते थे। वो भी अर्जुन की तरह ही था, लेकिन घर वाले के लिए वो सॉफ्ट और जेंटल हो जाता था। वहीं व्योमेश आरवा का अपार्टमेंट देख ही रहा था कि तभी उसका ध्यान टेबल के नीचे रखे हुए कुछ पेपर्स पर गया। वो उसे उठाकर देखने लगता है। तभी उसे आरवा के आने की आहट हुई तो वो तुरंत उन पेपर्स को अपनी जेब में रख लेता है और उस तरफ देखने लगता है जहां से आरवा आ रही थी। वहीं आरवा के हाथ में एक बैग था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के शौर्य दादाजी के पास आकर खड़ी होती है और बोलती है, चले तो। व्योमेश जल्दी आगे आता है और आरवा के हाथ से बैग लेकर बोलता है, चलो। वहीं आरवा उसे अपने हाथ के इशारे से बाहर निकलने को बोलती है तो व्योमेश कंफ्यूज हो जाता है और अपार्टमेंट से बाहर निकलता है तो आरवा अपार्टमेंट लॉक करती है और उनके साथ खुराना मेंशन के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग खुराना मेंशन के बाहर खड़े थे और आरवा एकटक खुराना मेंशन को देख रही थी। वो इस जगह को छोड़ के इसलिए गई थी क्योंकि वो नॉवेल जैसा एंड नहीं चाहती थी। अपनी जिंदगी में उसे जीना था, पहले भी वो मर गई थी लेकिन किस्मत ने उसे वापस से लाकर वही खड़ा कर दिया था जहां से कहानी शुरू हुई थी।
वहीं शौर्य दादाजी उससे बोलते हैं, बेटा चलो। उनकी बात सुनकर आरवा एक नज़र सामने देखती है, फिर खुद को शांत करके धीरे धीरे वापस से उसी जगह आ जाती है जहां से आरवा की कहानी शुरू हुई थी। वहीं जैसे ही वो हॉल में आते हैं तो उन्हें वहां पूरा खुराना और राठौर फैमिली दिखते हैं। वहीं जैसे ही आरवा अंदर आती है सबकी नज़र आरवा पर चली जाती है और उसे देखकर सबके चेहरे पर खुशी देखी जा सकती थी। लेकिन आरवा सबको इग्नोर करके शौर्य दादाजी से बोलती है, दादाजी कहा है। उनकी बात का जवाब अर्जुन, श्लोक, नितेश और नीलेश जी एक साथ बोलते हैं, चलो गुड़िया हम तुम्हें लेकर चलते हैं। वहीं ये बोल वो चारों एक दूसरे को देखते हैं और सभी उन चारों को, लेकिन वही आरवा उन सभी को इग्नोर करके शौर्य दादाजी से बोलती है, क्या आप मुझे दादाजी से मिलवा सकते हैं। उनकी बात पर शौर्य दादाजी बोलते हैं, हाँ गुड़िया, लेकिन उससे पहले तुम सबसे मिल लो। ये बोल वो आरवा को राठौर फैमिली से मिलवाते हैं। वही जैसे ही दादाजी आरवा को श्रेष्ठ से मिलवाते हैं तो आरवा एक बार उसे देखती जरूर है, लेकिन पता नहीं उसे क्या होता है, वो जल्दी उससे अपनी नज़रें हटा लेती है क्योंकि श्रेष्ठ की इंटेंस नज़रें उसे अजीब लग रही थी। वहीं जब वो उसे सांझ के बारे में बताते हैं तो उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वो अपने चेहरे पर नहीं लाने देती है। वहीं इंट्रोडक्शन होने के बाद सुष्मिता जी आरवा के सामने खड़ी हो जाती है और खुशी के साथ बोलती है, हमने आपको बहुत याद किया गुड़िया। हमें पता है आपको हम याद नहीं होगे, लेकिन जब भी आप फ्री हो तब हम आपको जरूर आपके बचपन की फ़ोटो दिखाएंगे, हमने उन्हें संभाल कर रखी है अभी तक। ये बोल वो आरवा के गाल पर हाथ रखने वाली थी कि तभी आरवा पीछे हो जाती है। वहीं आरवा का ऐसा करना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बल्कि वहां खड़े किसी को भी। वहीं मधु जी कुछ बोलने वाली थी कि तभी मेघना जी उनका हाथ पकड़कर ना में अपना सर हिलाती है। तभी शौर्य दादाजी बोलते हैं, चलो गुड़िया मैं तुम्हें विशंभर के पास लेकर जाता हूँ। ये बोलकर वो आरवा को वहां से ले जाते हैं। वहीं उसके जाने के बाद मधु जी गुस्से में मेघना जी से बोलती है, दीदी अपने मुझे रोका क्यों, देखा नहीं वो लड़की कितनी बदतमीज हो गई है। अरे वो ऐसे ठीक नहीं होने वाली है, हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा उसके खिलाफ। कैसे वो अपने ही परिवार के साथ ऐसे बिहेव कर सकती है। तभी श्वेता जी मधु जी से पूछती है, कौन सा परिवार मधु, कौन सा परिवार, वो जिसने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं। अरे कभी कभी तो मुझे सही में शक होता है तुम उसकी माँ हो या दुश्मन। एक माँ ऐसी कैसे हो सकती है, जब उसे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुमने उससे मतलब नहीं रखा, और अब जब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है तो तुम उसे वापस से उन सब चीज़ों में घसीट रही हो। चाहती क्या हो तुम, मर जाए वो। अरे तोड़ तो लिए है सबसे रिश्ते उसने, और तुम्हें उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है ना। तो ठीक है, आज से वो मेरी बेटी है और बहुत जल्द मैं उसे लीगली अडॉप्ट कर लगी, फिर खुश रहना तुम अपनी बेटी के साथ। ये बोल वो वहां से चली जाती है। वहीं उनकी बात सुनकर मधु जी के आंखों में आंसू आ गए थे और वो वहां से भागकर कमरे में चली जाती है और उनके पीछे दिग्विजय जी भी। वहीं राठौर फैमिली हैरानी से अभी भी खड़ी थी, उन्हें तो मधु जी पर भरोसा नहीं हो रहा था वो अपनी बेटी के लिए ऐसा बोल सकती है। वहीं श्लोक ये सब ड्रामे के बाद नवी और शिवांगी से बोलता है, मुझे पूरा डाउट है गुड़िया आंटी की बेटी है ही नहीं। अरे तुमने नहीं पढ़ा है, बचपन में ऐसे ही किसी और के बच्चे को चुराकर अपना बताकर बड़ा करते हैं, फिर जब अपना बच्चा आ जाता है तो उसे घर से बाहर फेंक देते हैं। मुझे ये वही वाली स्टोरी लग रही है, मुझे लगता है हमें तो इनका डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। वहीं श्लोक की बात सुनकर नवी कुछ सोचते सोचते हुए बोलती है, पहली बार तूने कुछ अकल की बात करी है। उसकी बात पर शिवांगी उसकी बात पर उसे टोकते हुए बोलती है, नवी तू भी इस बेवकूफ़ की बातें सुने लगी। अरे ये अपनी किसी थर्ड क्लास मूवी की स्क्रिप्ट सुना रहा है और कुछ नहीं, और ये उनकी फैमिली का मैटर है तो हमें इन सब से दूर हो रहना चाहिए। तभी नवी कुछ सोच के बोलती है, लेकिन दी इतना सब हो गया, सानवी ने कुछ नहीं कहा, मतलब अपनी बहन का ना स्टैंड लिया ना ही उसके अगेंस्ट गई। आपको क्या लगता है वो जैसी दिखाई है वैसी है या उसमें भी कुछ गड़बड़ है। शिवांगी उसकी बात सुनकर उसे डांटती हुए बोलती है, चुप करो तुम दोनों, अगर किसी और ने हमारी बातें सुन ली ना हमारी क्लॉस लगना पक्का है और मुझे कोई पनिशमेंट नहीं चाहिए, हमारी वजह से मैं हमेशा फंस जाती हूँ। वहीं राठौर फैमिली सभी हॉल में ही थे और आरवा और शौर्य दादाजी के आने का ही वेट कर रहे थे। वही श्रेष्ठ को जय का कॉल आ रहा था, इसलिए वो कॉल अटेंड करने के बाहर आया था। वहीं थोड़ी देर बाद जैसे ही उसकी बातें खत्म होती है वो कॉल कट करके जैसे ही मुड़ता है तो उसके सामने सांझ खड़ा था।
वही उसे सामने सामने देख श्रेष्ठ उससे पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? वहीं सांझ जवाब देता है, कुछ नहीं, मैं तो सोच रहा था जैसे ही आप गुड़िया को देखेंगे तो उस ईगल लगा लेंगे और क्या क्या नहीं, लेकिन आप शांत खड़े हैं, क्या हुआ है आपको, या फिर आपका प्यार बदल गया है? वहीं सांझ की बात सुनकर श्रेष्ठ की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। क्या चल रहा है आरवा के दिमाग में जो वो खुराना मेंशन आने के लिए तैयार हो गई, और वही सांझ की बात सुनकर क्या रिएक्शन होता है श्रेष्ठ का। 11 अजनबी। आगे एक कमरे में जहां विशंभर दादाजी बेड पर लेटे हुए थे और बार बार गेट की तरफ ही देख रहे थे, और उनकी इस हरकत की वजह से मीनाक्षी चिढ़ जाती है और उन्हें बोलती है, देखिए अगर आपकी वजह से गुड़िया को सच पता चल गया और वो ये से चली गई ना तो हम आपसे बात करना बंद कर देंगे। अरे थोड़ी देर के लिए ही शांति से लेट जाइए, थोड़ा तो बीमार लगिए वरना आरवा को आप पर शक हो जाएगा। उनकी बात पर विशंभर जी खुश होते हुए बोलते हैं, मैं क्या करूं मीनू, जब से उस व्योमेश ने बताया है कि गुड़िया उसके साथ आ रही है तब से मेरे पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे हैं। मेरा तो मन कर रहा है अभी जाकर उसे गले लगा लूं, लेकिन मुझे पता है वो मुझसे बहुत नाराज, इसलिए तो उसे बुलाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। तभी उन्हें किसी के पैरों की आवाज आती है तो मीनाक्षी जी तुरंत उन्हें चादर उड़ाते हुए बोलती है, चुपचाप शांति से लेते रहिए, वो आ रही है और कोई गड़बड़ नहीं, और अपनी ये 440 वोल्ट की स्माइल छुपा कर रखे। तभी कमरे का गेट नॉक हुआ तो जाकर मीनाक्षी जी ने गेट खोला। उनके सामने शौर्य दादाजी खड़े थे और उनके पीछे आरवा, जिसे देखकर वो भावुक हो जाती है। जो जाकर आरवा के सामने खड़ी हो जाती है। वो आरवा के गाल पर हाथ रखने ही वाली थी कि तभी आरवा 2 कदम पीछे हो जाती है। ये देखकर मीनाक्षी दादी की आंखें नम हो जाती है। लेकिन वही आरवा शौर्य दादाजी से बोलती है, मुझे मिस्टर खुराना से मिलना है। तो शौर्य दादाजी बोलते हैं, हाँ बेटा वो कमरे में ही है, चलो मेरे साथ। ये बोल वो अपनी आंखें से मीनाक्षी जी को आंखों से शांत रहने का इशारा करते हैं। फिर वो लोग अंदर आते हैं जहां आरवा का ध्यान विशंभर दादाजी पर था जो अपनी आंखें बंद करके लेटे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ खुराना मेंशन के बाहर श्रेष्ठ और सांझ गार्डन में खड़े थे और श्रेष्ठ की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। वो आगे आकर सांझ की गर्दन पकड़कर एक जुनून और पागलपन के साथ बोलता है, वो चाहे या ना चाहे वो सिर्फ मेरी है और हमेशा रहेगी, और रही बात इग्नोर करने की तो उसे मैं याद नहीं इसलिए वो ऐसा कर रही है, लेकिन बहुत जल्द ही उसकी नज़र बस मुझे होगी और मैंने किसी को इतनी इजाज़त नहीं दी कि कोई भी मेरे और मेरी आरू के बारे में सवाल करे। ये बोल वो एक झटके में सांझ को छोड़ देता है जिससे सांझ 2 कदम पीछे हो जाता है और अपने हाथ से गर्दन को सहलाने लगता है। फिर कुछ सोच के डेविल स्माइल के साथ बोलता है, देखते हैं, वैसे अभी के लिए तो आप उसके लिए अजनबी ही है। अगर आपसे पहले कोई और उसकी जिंदगी में आ गया तो क्या आप सोचिए इस बारे में। मैं चला अपनी बेबी डॉल से मिलने। ये बोल वो वहां से चला जाता है, लेकिन वही श्रेष्ठ कंपनी खाली आंखों से गार्डन को ही देख रहा था। फिर वो धीरे से बोलता है, कोई और उसकी जिंदगी में आए उससे पहले ही मैं उसके अपना बना लूंगा। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, और अगर किसी ने हमारे बीच आने की कोशिश करी तो उसका सामने श्रेष्ठ सिंह राठौर से होगा। वहीं दूसरी तरफ नवी और श्लोक अपनी शक भरी आंखों से सानवी को देख रहे थे जो उनके ऐसे देखने की वजह से नर्वस हो गई थी और अपना से नीचे नीचे करके बैठी थी और अपने दोनों हाथों की उंगलियों एक दूसरे में उलझाए हुए थी। और वही शिवांगी जो साइड में कब से बैठकर उन दोनों का ड्रामा देख रही थी। वो जब सानवी को इतना नर्वस होते देखती है तो दोनों को डांटते हुए बोलती हैं, बस भी करो, तुम दोनों कब से उसे ऐसे ही घूर रहे हो, उसे नर्वस कर दिया है तुम दोनों ने, चलो दफा हो जाओ दोनों ये से। ये बोल शिवांगी सानवी के पास जाती है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेती है और बोलती है, सानवी तुम्हें इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, और तुम ये बात बात पर डर क्यों जाती हो, क्या तुम गलत हो या तुमने कुछ गलत किया है। उसकी बात पर सानवी नम आंखों से नामे से हिला देती है तो शिवांगी बोलती है, तो फिर तुम्हें डर किस बात का है, तुम्हें बोलना सीखना होगा, अपने डर से बाहर निकलना होगा। वहीं शिवांगी की बात पर सानवी धीरे से बोलती है, दी पता नहीं मैं क्यों ऐसी हूँ, बहुत कोशिश करी अपने डर से लड़ने की लेकिन हमेशा ही हार गई, हमेशा गलती में करती थी और आरू दी मुझे बचाने आ जाती थी, लेकिन सबको लगता था कि आरू दी मुझे होम करना चाहती थी जिससे सबको आरू दी गलत लगने लगी। मैं लेना चाहती थी आरू दी की साइड लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं कर पाई और दी मुझसे दूर हो गई। अब वो मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती है।
ये बोलकर वो रोने लग गई। वही शिवांगी उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सानवी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी कोई झटके से सेवी को अपनी बाहों में खींचे लेता है और सीने से लगा लेता है, फिर आराम से गोद में उठाकर उस कमरे से चला जाता है, 3 लोगों को शौक में छोड़कर। वही थोड़ी देर बाद श्लोक सबसे पहले होश में आता है और बोलता है, ओ माय गॉड, जरूर मैंने कोई सपना देखा है। दासांज सिंह राठौर ने सामने से किसी लड़की को गले लगाया और उसे शांत भी कर रहे थे। डोंट टेल मी, ये सच है? तभी उसे अपने हाथों में दर्द महसूस होता है। वो तुरंत अपना हाथ पीछे करता है। वो देखता है ये नवी थी जिसने उसके हाथ में नोचा था। वहीं नवी श्लोक से बोलती है, उठ गए या कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। श्लोक तुरंत बोलता है, हाँ जग गया, कभी तो इज्जत कर लिया कर, मेरी बड़ा हूँ तुझसे मैं। लेकिन नवी श्लोक की बातों को इग्नोर करके शिवांगी से बोलती है, दी मुझे लग रहा है जल्दी हमारी भाभी आने वाली है। लेकिन वही शिवांगी के चेहरे पर टेंशन थी। वही नवी जब अपनी बात बोलकर शिवांगी की तरफ देखती है तो उसे टेंशन में देखकर उसे समझ नहीं आता है वो इतना परेशान क्यों है। वहीं नवी अपनी जगह से खड़ी होती है और शिवांगी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, दी हुआ क्या है, आप इतने परेशान क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? जिससे श्लोक का ध्यान भी उन दोनों पर चल जाता है और वो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी शिवांगी बोलती है, श्रेष्ठ भाई गुड़िया से बचपन से प्यार करते हैं और आज भी वो बस गुड़िया के लिए ही सिंगल है। अरे उन्हें तो किसी और लड़की में कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया, लेकिन भाई गुड़िया के लिए पागल है। और आज सांझ भाई को देखकर लगता है वो सानवी से बहुत प्यार करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बोल शिवांगी अपने बालों में हाथ फेरने लगती है। वहीं इसी बात पर नवी बोलती है, लेकिन दी इसमें गड़बड़ क्या है, ये तो अच्छा है और इससे माँ और बड़ी माँ दोनों को दिक्कत नहीं है। वो तो कब से चाहती है भाई की शादी हो जाए। वहीं श्लोक जो मजाक के मूड में था अभी तक, अब वो भी सीरियस हो गया था। वो नवी ने बोलता है, नवी तुम समझ नहीं रही हो, दी क्या कहने की कोशिश कर रही है और शायद तुमने सानवी की बातें सही से नहीं सुनी। उसने बोला कि गुड़िया सानवी को देखना भी पसंद नहीं करती है। वो यहाँ भी अभी सिर्फ विशंभर दादाजी के लिए आई है, तो तुम्हें लगता है वो दोनों एक ही छत के नीचे रहेगी? वहीं श्लोक के बोलने के बाद नवी को प्रॉब्लम समझ आती है और वो अपना सर पकड़ लेती है और बोलती है, मतलब दोनों में से किसी एक को ही उनका प्यार मिलेगा और अगर दूसरे को अपना प्यार चाहिए तो एक दूसरे से दूर होना पड़ेगा। वहीं थोड़ी देर के लिए वहां पर शांत छा जाती है। वही जब शिवांगी के बर्दाश्त नहीं होता है तो वो उस कमरे से बाहर निकल जाती है। वो अपनी ही सोच में खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कब वो सामने से आ रहे अर्जुन से टकरा जाती है। उसका भी ध्यान अपने ही फोन पर था, इसलिए उसका ध्यान सामने से आती शिवांगी पर नहीं गया। वहीं गिरने के डर से शिवांगी ने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन तभी उसे महसूस होता है किसी ने उसे कमर से पकड़ रखा था। इसलिए जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने अर्जुन का हैंडसम सा चेहरा आ जाता है। वहीं अर्जुन भी शिवांगी को ही देख रहा था, लेकिन शिवांगी को ये बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वो अपना गला साफ करती है जिससे अर्जुन होश में आता है। वो भी थोड़ा झेप जाता है और शिवांगी को खड़ा करता है, तो शिवांगी बिना उसकी तरफ देखे थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। वही अर्जुन के नजर जाती हुई शिवांगी को देखता है, फिर वहां से विशंभर दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दादाजी के कमरे में आरवा बेड पर लेटे दादाजी को देखते हुए शौर्य दादाजी से बोलती है, डॉक्टर ने क्या कहा है? आरवा की बात सुनकर शौर्य दादाजी बोलते हैं, डॉक्टर ने बोला है कि जड़ा स्ट्रेस लेने की वजह से इन्हें दिक्कत हो रही है और इनके चेस्ट में दर्द भी अब जड़ा रहने लगा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसके लिए ठीक नहीं रहेगा। वहीं उनकी बात सुनकर आरवा उनकी तरफ मुड़ती है और बोलती है, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? उनकी बात पर शौर्य दादाजी थोड़ी देर शांत रहते हैं, फिर बोलते हैं, विशंभर तुम्हें बहुत याद करता है बेटा, उसे अपनी करनी पर भी बहुत दुख होता है। वो बस तुम्हें यह अपने पास देखना चाहते हैं। वहीं आरवा शांति से बोलती है, कितने दिन? उसकी बात पर वहां शांति छा जाती है। फिर शौर्य दादाजी बोलते हैं, जब तक विशंभर ठीक नहीं हो जाता है। तभी मीनाक्षी दादी बीच में बोलती है, लेकिन बेटा क्या तुम ये हमेशा के लिए नहीं रह सकती हो? लेकिन आरवा उनकी बता का कोई जवाब नहीं देती है, बल्कि वो शौर्य दादाजी को देखते हुए बोलती है, आई होप आपको सारी शर्तें याद होगी जो मैंने यह आने से पहले कही थी, और आप मुझे रूम दिखावा दीजिए किसी सर्वेंट से बोलकर।
तभी मीनाक्षी जी वापस बोलती है, लेकिन बेटा आप अपने ही घर में कहीं और क्यों रहेगी, आप अपने ही कमरे में रहेगी, इस घर पर आपका भी उतना ही हक है जितना बाकी सबका है। तभी शौर्य दादाजी भी बोलते हैं, बेटा आप अपने ही कमरे में रहेगी और इस बात पर कोई बहस नहीं होगी, आप अपने कमरे में जाएं और फ्रेश हो जाएं। वहीं अरवा वहां से एक नज़र विशंभर दादाजी को देखकर वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। मतलब अब रोज खुराना मेंशन में ड्रामा होगा जहां दो तलवारें टकराएगी, एक अरवा और उसके सामने मधु जी, तो कौन किसकी साइड होगा ये देखने में मजा आएगा। 12 शर्तें। आगे रात के वक्त सबने साथ में ही डिनर किया था, सभी अरवा के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अरवा ना ही अपने कमरे से बाहर आई थी ना ही उसने खाना खाया था, उसने मना कर दिया था कि उसे भूख नहीं है। वही सुष्मिता जी और श्रेष्ठ स्पेशली अरवा से मिलना चाहते थे, लेकिन उनका ख्वाब ही रह गया, इसलिए खाना खाकर वो लोग वापस से खुराना मेंशन चले जाते हैं। लेकिन इस पूरे वक्त सानवी ने एक बार भी अपना चेहरा उठाकर ऊपर नहीं देखा था, लेकिन वही सांझ एक्सप्रेशनलेस बैठा था और खाने पर कंसंट्रेट कर रहा था, लेकिन उसकी तिरछी नज़र सानवी पर बराबर थी। लेकिन वही तीन लोगों की निगाहें बार बार सानवी, सांझ और श्रेष्ठ पर जा रही थी, और आप समझ ही गए होंगे कि ये कोई और नहीं शिवांगी, नवी और श्लोक की थी। वही उन्हें ऐसा करते देख अर्जुन और व्योमेश ने देखा था, लेकिन अर्जुन का ध्यान तो बार बार शिवांगी पर जा रहा था, वही व्योमेश को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वहीं सबके जाने के बाद दिग्विजय जी अपने कमरे में थे और फाइल्स चेक कर रहे थे, तभी मधु जी वहां आती है। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, वो बार बार अपना मुंह खोल रही थी और बंद कर रही थी। वहीं दिग्विजय जी जिनका पूरा ध्यान फाइल पर था, वो बिना अपना चेहरा ऊपर करे ही बोलते हैं, क्या बोलना है मधु, बोल लो, कब तक ऐसे ही शांत खड़ी रहोगी। तभी मधु जी बोलती है, कुछ नहीं, वो मैं पूछने आई थी आपको किसी हेल्प की जरूरत तो नहीं है। तभी दिग्विजय जी अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को वही टेबल पर रख देते हैं और मधु जी से बोलते हैं, अगर तुम्हें अरवा की फिक्र है तो बता सकती हो, आखिर कब तक तुम अरवा को गलत समझती रहोगी। तभी मधु जी बोलती है, और जो गलत मेरे साथ हुआ उसका क्या, मेरी क्या गलती थी उसमें। तभी दिग्विजय की अपनी जगह से खड़े होते ही बोलते हैं, लेकिन मधु इसमें अरवा की भी कोई गलती नहीं थी ना, मैंने हमेशा तुम्हारा हर सही गलत में साथ दिया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारा हर फैसला माना इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो तुम समझोगी, लेकिन अगर तुम अब भी नहीं संभली ना तो तुम बहुत कुछ खो दोगी। दिग्विजय जी की बात सुनकर मधु जी मुस्कुराते हुए बोलती है, मतलब अब तुम्हें पछतावा हो रहा है मेरी बात मानने के लिए, तो क्या अब तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, ये जानते हुए भी कि मैंने कितना कुछ सहा। जब मैं अरवा को देखती हूँ तो मेरा अतीत सामने आकर खड़ा हो जाता है, मुझे नहीं पसंद उसका मेरे सामने रहना, मैं खुश थी वो ये से चली गई थी, तो पता नहीं पापा क्यों, क्या जरूरत थी ये नाटक करने की। अगर पापा का ऑर्डर नहीं होता तो मैं अभी जाकर उसे सारा सच बता देती, फिर वो कभी इस घर में नहीं आती। वहीं मधु जी की ऐसी बात सुनकर दिग्विजय जी एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोलते हैं, मधु अगर तुम ऐसे ही पास्ट में रहेगी ना तो तुम अपनी ही जिंदगी बर्बाद करोगी। तुम्हें पता है अब तुम कुछ भी कर लो, अरवा हमें अपना माँ पापा नहीं मानेगी। आज मैंने उसकी आंखों में हम दोनों के लिए नफरत देखी थी, तुम खुद में इतना खो गई कि तुम्हें अपनी बेटी की मासूमियत नजर नहीं आई, उसका तुम्हारे पीछे आना। क्या तुम्हें कभी दिल नहीं किया कि जाकर उसे अपने गले से लगा लो। खैर मैं भी किससे बोल रहा हूँ, तुमने अपने सिवा कभी किसी और के बारे में सोचा है। ये बोल वो टेबल से वो फाइल उठा के चले जाते हैं। वही मधु जी तुरंत वॉशरूम में चली जाती है और गेट से टिककर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अरवा अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी और पेट को पकड़े थी, वो खुद से बता है और दिखा अपनी अकड़, और मत जा खाने, अब क्या करूं, नहीं इसे तो नहीं रहने वाली मैं। ये बोल वो वही टेबल से अपनी स्कूटी की चाबी उठाती है और धीरे से अपने कमरे से बाहर निकलती है। फिर आसपास अपनी नजरें दौड़ती है, जब उसे कोई नहीं दिखता है तो वो चुपके से बाहर निकलती है और दबे पांव से धीरे धीरे नीचे हॉल में जाती है। जब उसे पूरा रास्ता क्लियर दिखता है तो वो धीरे से घर का गेट खोलकर बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे बाहर बहुत सारे गार्ड्स दिख रहे थे। उन्हें देखकर वो चिढ़ते हुए बोलती है, यार इससे अच्छा तो मैं अपने यहाँ ही रहती, यह आकर तो जेल जैसा लग रहा है। अब मैं इनके सामने से गई तो ये सबको अंदर बता देंगे, मुझे कोई और रास्ता देखना होगा। ये बोल वो उनकी नजरें में आए बिना धीरे से साइड में निकल गई जहाँ गार्डन था। वो वहाँ से वॉल के पास आती है और वॉल को देखकर चिढ़ते हुए बोलती है,
इतनी लंबी लंबी दीवार बनाने का क्या मतलब है जब इंसान कूद कर जा ही नहीं सकता है। अब मैं बाहर जाऊँ कैसे, बहुत जोर की भूख लगी है। ये बोल वो मेंशन के बैक एरिया के पास पहुंचती है तो उसे एक छोटी वॉल दिखती है। ये देखकर वो खुश होते हुए बोलती है, चलो बाहर जाने का रास्ता तो मिला, लेकिन ये फिर भी थोड़ी ऊपर है। अब कोई ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये बोल वो अपने आसपास देखती है। जब उसे कोई गार्ड नहीं दिखता है तो लोग रन लेकर वो एक जंप के साथ वो दीवार पर चढ़ जाती है, फिर दूसरी साइड कूद जाती है। वहीं दूसरी साइड सही से खड़ा होने के बाद वो खुद को शाबाशी देते हुए बोलती है, वाह अरवा, तू एकदम परफेक्ट है, हर काम आता है तुझे, सही में उस लड़के की तो जिंदगी बन जाएगी। ये बोल वो आगे पीछे देखती है जहां रोड के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। ये देखकर वो अपना से खुजलाते हुए दोनों साइड देखते हुए बोलती है, अब कहाँ जाऊं, हाँ अकड़ बकड़ करके देख लेती हूँ। ये बोल वो एक डायरेक्शन में पॉइंट करती है और उस रास्ते चल पड़ती है। वहीं अर्जुन वो फोन पर किसी से बात कर रहा था और बालकनी में खड़ा था। तभी उसका ध्यान आरवा की हरकतों पर जाता है। वो गार्डन में कुछ कर रही थी। वो कॉल कट करके उसे देखने लगता है। जब वो आरवा को ऐसे बाहर खुद कर जाते हुए देखता है तो नामे अपना सर हिलाते हुए बोलता है, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती है। ये बोल वो अपन गार्ड्स को कॉल करके दूर से ही आरवा को प्रोटेक्ट करने के ऑर्डर दे देता है। फिर कॉल कट करके कमरे में सोने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आरवा चली जा रही थी, लेकिन उसे दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि ये प्राइवेट एरिया था। और ये बात आरवा को तब समझ में आई जब वो मेंशन से बहुत दूर आ गई थी और खुद को कोस रही थी। क्या जरूरत थी बिना स्कूटी के आने की, जब पता है ये पूरा एरिया राठौर एंड खुराना के अंडर आती है। तो मुझे कहा अब कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूख लगी है यार। ये बोल वो अभी आगे बढ़ती तभी उसे किसी कार के हॉर्न की आवाज आती है। जब वो पीछे पलट कर देखती है तो उसे एक कार अपनी तरफ आती नजर आती है, लेकिन उसकी फ्लैश लाइट की वजह से आरवा की आंखें बंद हो रही थी। तभी वो कार आकर आरवा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वहीं लाइट बंद होने की वजह से आरवा अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने कार खड़ी थी और उसकी ड्राइविंग सीट पर श्रेष्ठ बैठा हुआ था। उसे देखते ही आरवा को याद आ जाता है, शौर्य दादाजी ने बताया था और ये नॉवेल का हीरो जो एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ आरवा को देख रहा था। वही आरवा एक नज़र उसकी कार को देखती है, फिर वापस से आगे बढ़ जाती है और धीरे से बुदबुदाते हुए बोलती है, आरवा इसके अट्रैक्टिव चेहरे पर मत जाना जा, तूने पढ़ा था ना इसने आरवा की कितनी बेरहमी से मारा था। भाई मुझे मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है, अभी तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बना है जिसके साथ मैंने एंजॉय भी नहीं किया, मैं वजन तो नहीं मरना चाहती हूँ। ये बोल वो अपनी ही धुन में बढ़े जा रही थी। वहीं श्रेष्ठ जिसने आरवा के लिए अपनी कार रोकी थी वो उसे ऐसे आगे बढ़ जाने से घूर कर देखता है। फिर वो अपनी कार आगे बढ़ा देता है और आरवा के सामने आकर खड़ा कर देता है और अपनी कार से बाहर निकलकर आरवा के सामने खड़ा हो जाता है। वहीं श्रेष्ठ के ऐसे सामने आ जाने से आरवा अपनी जगह रुककर अपना चेहरा उठाकर थोड़ा पीछे करके श्रेष्ठ को देखती है और अपनी एक आईब्रो उचका के उसे देखती है, फिर कुछ सोच के उसके साइड से निकल जाती है। वहीं अब तो श्रेष्ठ के सब्र की हद ही हो गई थी। जब उसने आरवा को खुद को क्रॉस करके आगे जाते देखा तो उसने तुरंत आरवा का हाथ पकड़ लिया। वही आरवा उसकी इस हरकत पर उसे हैरानी से देखती है, फिर अपने हाथ को फिर वो बोलती है, क्या मैं आपको जानती हूँ जो आप मुझे ऐसे अकेले रास्ते पर रोक रहे हैं। वहीं उसके इस सवाल पर अब श्रेष्ठ के चेहरे पर गुस्से साफ देखा जा सकता था। वो अपनी पकड़ आरवा पर कस देता है और गुस्से में एक एक शब्द चबाते हुए बोलता है, क्या सही में तुम मुझे नहीं जानती हो और इस वक्त तुम्हें खुराना मेंशन में होना चाहिए था ना, इतनी रात को तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो। वहीं अरवा उसे अपनी आंखें छोटी करके देखती है और बोलती है, और ये मैं आपको क्यों बताऊं। वहीं अब श्रेष्ठ का सब्र जवाब दे चुका था। वो बिना जड़ा अब कुछ पूछे सीधे अरवा को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। वही आरवा तो उसके ऐसा करने से हैरान हो जाती है, लेकिन वो अपने पैर चलाते हुए बोलती है, ओ हेलो मिस्टर, आप जरा ही क्लास होने की कोशिश कर रहे हो। आपकी फैमिली खुराना फैमिली की फ्रेंड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे ऐसे उठा सकते हैं। अरे मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। लेकिन श्रेष्ठ ने उसकी एक भी नहीं सुनी और आरवा को कार में बिठा दिया और गेट लॉक करके दूसरी साइड से खुद बैठ जाता है और आरवा से पूछता है, अब तुम बताओगी तुम जा कहाँ रही थी, वरना मैं तुम्हें खुराना मेंशन लेकर जा रहा हूँ।
वहीं अरवा को इस वक्त बहुत भूख लग रही थी और अब वो खाली पेट खुराना मेंशन नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसे थोड़ी हेजिटेशन भी हो रही थी श्रेष्ठ से बोलने में। उसके लिए अभी तो वो एक अजनबी से जड़ा कोई नहीं था जिसके बारे में उसने बस उसकी क्रूएल्टी के बारे में पढ़ा था नॉवेल में। लेकिन अभी वो कुछ बोलती उससे पहले ही उसके पेट से आवाज आने लगती है। वहीं अरवा का तो मन कर रहा था कहीं जाकर अपना चेहरा छुपा ले, इसलिए वो खिड़की से बाहर देखने लगती है। वही श्रेष्ठ समझ जाता है अरवा को भूख लगी है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि क्या उसने खुराना मेंशन में कुछ नहीं खाया। लेकिन अभी वो शांत ही रहता है और वो एक नज़र अरवा को देखता है जो अपनी एम्ब्रेसमेंट छुपाने के लिए विंडो के बाहर देख रही थी। अभी श्रेष्ठ ड्राइव कर ही रहा था कि तभी अरवा उसे कार रोकने को बोलती है। वहीं श्रेष्ठ को समझ नहीं आता है अरवा ने कार रोकने को क्यों बोली। वो कार रोककर आसपास देखता है तो वहां लोकल मार्केट जैसा कुछ था, लेकिन उसे वहां कोई होटल नहीं दिख रही थी। वो अरवा से कुछ बोलता उससे पहले ही अरवा कार से बाहर निकल जाती है और सामने की तरफ बढ़ जाती है। वही श्रेष्ठ जब देखता है अरवा कहाँ जा रही है तो उसे सामने ढाबा दिखाता है। ये देखकर उसकी आंखें कठोर हो जाती है और वो अपनी कार पार्क करके अपने बड़े बड़े कदम लेकर अरवा के पास पहुंचता है। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता है तो उसके कानों में अरवा की आवाज पड़ती है जो वहां खाट पर बैठे एक लड़के को ऑर्डर दे रही थी। वही जैसे जैसे वो ऑर्डर दे रही थी वैसे वैसे श्रेष्ठ के एक्सप्रेशन बिगड़ते ही जा रहे थे। वहीं अरवा जिसका पूरा ध्यान खाने का ऑर्डर देने पर था वो तो जैसे श्रेष्ठ को भूल ही गई थी। वो कंटिन्यू ऑर्डर दिए जा रही थी। वो अपने सामने खड़े लड़के से बोलती है, भैया आलू के पराठे में बटर भर कर देना और वड़ा पाव में भी, और है अमृतसरी कुलचे और छोले स्पाइसी देना, और हरी मिर्च अलग से, साबूदाना वड़े और हाँ जलेबी और फाफड़ा भी देना, लेकिन उससे पहले स्टार में कुछ ले आना और मीठे में खीर गाजर का हलवा, बस अभी के लिए इतना, बाकी बाद में। वहीं वो लड़का तो हैरान था इतना ऑर्डर सुनकर। वो ऑर्डर सुनने के बाद बोलता है, मैडम ये सब आप अकेले खाएगी? तो अरवा उसे घूरते हुए बोलती है, तो तुम्हें मेरे साथ कोई दिख रहा है? उसकी बात पर वो लड़का अरवा के पीछे खड़े श्रेष्ठ को देखता है जिसका चेहरा बहुत खराब दिख रहा था, इसलिए वो बिना कुछ बोले चुपचाप से वह से चला जाता है क्योंकि उसे श्रेष्ठ के कोल्ड ऑरा से बहुत डर लग रहा था। वहीं उस लड़के के जाने के बाद श्रेष्ठ अरवा के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे घूरने लगता है। वहीं अरव अपने में मस्त खाट में बैठी बैठी माउथ फ्रेशनर खा रही थी। 13 पाइथन गैंग आगे। वहीं श्रेष्ठ जब देखता है कि अरवा का ध्यान उस पर नहीं है तो वो अरवा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है जिस पर माउथ फ्रेशनर पकड़ा हुआ था। वहीं उसकी इस हरकत पर अरवा उसे घूर के देखती है, फिर उसे अपनी एक आईब्रो उचकाकर देखती है और बोलती है, अब क्या हुआ, आपको कोई काम नहीं है? ये क्या कर रहे हो आप? अब ये मत बोलना कि आप भी मेरे साथ ही खाने वाले हैं। मैंने सिर्फ अपने लिए ही ऑर्डर दिया है, आप अपना ऑर्डर दे सकते हो। वहीं श्रेष्ठ की पकड़ अरवा के हाथ पर टाइट हो जाती है और वो एक नज़र अपने आसपास देखता है जहां कुछ गिने चुने लोग ही बैठे थे क्योंकि इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। वहीं श्रेष्ठ खुद को नॉर्मल करते हुए बोलता है, चलो यहाँ से, पता नहीं ये का खाना कैसा होगा, और अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो चलो मैं तुम्हें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर चलता हूँ। उसकी बात पर अरवा श्रेष्ठ को पहले अजीब नज़रे से देखती है, फिर बोलती है, फिर योर खंड इन्फॉर्मेशन में आपको बता दूं कि इंडिया में आधे से ज़्यादा मिडिल क्लास लोग रहते हैं जो ऐसे ही ढाबे में खाना खाते हैं। सिर्फ 5% के आसपास के लोग ही महंगे रेस्टोरेंट अफोर्ड कर सकते हैं और सभी यही खाना खाते हैं, उनको भी तो कुछ नहीं होता है। और अरवा इतनी भी कमज़ोर नहीं है, और वैसे भी आपको जाना चाहिए, मेरी वजह से आप लेट हो गए, बट डोंट वरी, यहाँ से तो मैं आराम से घर पहुँच जाऊँगी। उसकी बात पर श्रेष्ठ जैसे तैसे खुद को शांत करता है, फिर अरवा के जस्ट सामने जाकर बैठ जाता है और बोलता है, ठीक है, आज का डिनर तुम्हारी तरफ से। उसकी बात पर अरवा उस घूरती है, फिर बोलती है, मुझे नहीं पता था कि ऑफिस में मंदी चल रही है इतनी कि आपके पास एक ढाबे का बिल देने के लिए भी पैसे नहीं है। वहीं श्रेष्ठ उसे घूर कर देखता है, फिर बोलता है, तुम मेरे ही ऑफिस में काम करती हो ना? तुम्हें तो मैं ऑफिस में देखता हूँ।
लेकिन आरवा उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। उसका ध्यान तो श्रेष्ठ के पीछे आते हुए वेटर पर था जिसके हाथ में खाना था। उसकी तो भूख डबल हो गई थी खाना देखकर। तभी वो वेटर आकर वहां खाना सर्व करके चला जाता है। वही उसके जाने के बाद आरवा 1 मिनट का वेट करे बिना वो खाने पर टूट पड़ती है। वही श्रेष्ठ हैरानी से आरवा को ही देख रहा था जो इतनी खुशी से उसके सामने रखे ऑयली खाने को खा रही थी। वो खाने में बिजी थी कि तभी उसका ध्यान श्रेष्ठ पर जाता है जो उसे अजीब नजरे से देख रहा था। तभी वो अपनी हाथ में पकड़े पाव भाजी को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलती है, मुझे ऐसे देखने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा बल्कि मेरा पेट दुखेगा, इसलिए खा लो, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। वहीं श्रेष्ठ को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रहा था। भले ही वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस था लेकिन ये उसके लिए ऐसा था जैसे उसकी कोई बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई। वो अपना मुंह खोल देता है और आरवा उसे खिला देता है। इसी के साथ आरवा खुद भी खा रही थी और श्रेष्ठ को भी खिला रही थी। वही श्रेष्ठ को तो खाने से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसका पूरा ध्यान तो बस आरवा पर था। थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद आरवा ढाबे के अंदर पेमेंट करने के लिए जाती है तो ये देख श्रेष्ठ भी उसके पीछे जाता है। अभी आरवा पेमेंट कर पाती उससे पहले ही श्रेष्ठ उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोलता है, तुम रुको, ने पेमेंट कर देता हूँ। उसकी बात पर आरवा उसका हाथ को अपने हाथ से हटाती है और खुद पेमेंट करते हुए बोलती है, मुझे किसी और की मदद लेने की आदत नहीं है और अपना खर्चा मैं खुद उठा सकती हूँ। वहीं श्रेष्ठ को आरवा की ये बात अच्छी नहीं लगती है लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोलता है। फिर दोनों बाहर आते हैं तो श्रेष्ठ बोलता है, हमें घर चलना चाहिए। उसकी बात पर आरवा कुछ सोचते हुए बोलती है, मुझे सुपरमार्केट जाना है कुछ जरूरी सामान खरीदने। ये सुनकर श्रेष्ठ उसे कार में बैठने को बोलता है, फिर उसे लेकर पास के सुपरमार्केट लेकर जाता है। वहीं अंदर जाकर आरवा अपने लिए सैनिटरी नैपकिन खरीदती है और इलेक्ट्रिक केटल और कुछ इंस्टेंट नूडल्स और कुछ खाने का सामना। वहीं श्रेष्ठ को समझ नहीं आता है आरवा ये सब क्यों खरीद रही है। इसका बिल भी वो खुद देती है। श्रेष्ठ पेमेंट करना चाहता था लेकिन आरवा उसे मना कर देती है। फिर वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचते ही लगभग 1-2 बज गए थे। वही श्रेष्ठ आरवा को गेट के पास उतरता उससे पहले ही आरवा उसे रोकते हुए बोलती है, यहाँ नहीं, मैं जहाँ बोलूँ कार वही रोकना। वहीं श्रेष्ठ को आरवा की बात समझ नहीं आती है लेकिन वो जैसा बोल रही थी वो वैसा ही करता है। तभी आरवा उसे उसी तरफ कार रुकवाती है जहां से वो कूदकर बाहर आई थी। वही श्रेष्ठ चारों तरफ देखता है, उसे समझ नहीं आता है कि आरवा अंदर कैसे जाएगी। तभी वो देखता है कि आरवा कार से बाहर निकलकर वॉल के पास जाती है जहां से वो कूदकर बाहर आई थी। वहीं आरवा भी अभी उस वॉल को पकड़कर कूदने ही वाली थी कि श्रेष्ठ समझ जाता है कि आरवा क्या करने वाली है और वो उसे तुरंत रोकते हुए बोलता है, तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम डायरेक्ट गेट से भी तो अंदर जा सकती हो। उसकी बात पर आरवा चिढ़ते हुए बोलती है, अरे अगर मैं गेट से गई तो सबको पता चल जाएगा मैं बाहर गई थी। और उसकी इस बात पर श्रेष्ठ अपनी आंखें छोटी करके देखता है और पूछता है, और तुम बिना बताए बाहर आई थी। उसकी इस बात पर आरवा हंसते हुए बोलती है, तो तुम्हें क्या लगता है सब मुझे ऐसे ही इतनी रात को बाहर जाने देंगे। ये बोलकर वो दीवार पर दोनों हाथ से चढ़ने की कोशिश करती है। तभी श्रेष्ठ देखता है कि वो स्ट्रगल कर रही है तो वो उसे अपनी गोद में उठाता है और उसे ऊपर कर देता है जिससे आरवा आसानी से दीवार पर चढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कूदने से पहले वो एक नज़र श्रेष्ठ को देखती है फिर खुद के अंदर चली जाती है। वहीं श्रेष्ठ कुछ देर उस तरफ देखता है जहां से आरवा गई थी। फिर उसके बाद वो वहां से राठौर मेंशन पहुंचता है और अपने कमरे में चला जाता है। वो जैसे ही अपने कमरे में पहुंचता है तो फ्रेश होकर बेड पर बैठा ही था कि तभी सांझ उसके कमरे में आता है। वही सांझ को इस वक्त देखकर श्रेष्ठ जरा रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि उसे पता था सांझ को जब भी कुछ जरूरी बात करनी होती थी तो वो तुरंत श्रेष्ठ के कमरे में आ जाता है। वहीं जब थोड़ी देर तक श्रेष्ठ को सांझ की आवाज नहीं आती है तो वो सांझ की तरफ देखता तो सांझ के चेहरे पर डेविल स्माइल थी और वो श्रेष्ठ को ही देख रहा था। ये देखकर श्रेष्ठ उसे देखकर बोलता है, तुम कुछ जरूरी काम से आए थे क्या। वहीं ये सुनकर सांझ वही सोफे पर बैठते हुए बोलता है, कुछ नहीं, बस आज मैंने बहुत सालों बाद तुम्हारे चेहरे पर एक्सप्रेशन देखे थे। क्या बात है, पुराना प्यार वापस से जिंदगी में आ गया है तो तुम्हारे दिल में गिटार बज रहे हैं। उसकी बात पर श्रेष्ठ उसे घूर कर देता है फिर डेविल स्माइल के साथ बोलता है,
वैसे आज मैंने किसी को अपनी गोद में उठाकर एक रूम में ले जाते हुए देखा था। क्या बात है, लगता है कोई मोहब्बत में है। श्रेष्ठ की बात पर सांझ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसे वो जल्दी छुपा लेता है और बोलता है, और ये बात तुम पूछा रहे हो जिसे हर चीज के बारे में पहले से ही पता रहता है। वैसे ये सब छोड़ो, मुझे कुछ पता चला है। ये बोलते वक्त सांझ का चेहरा कठोर हो गया था। वही सांझ को सीरियस होता देख श्रेष्ठ का चेहरा भी कठोर हो जाता है। तभी सांझ बोलता है, शेरा बता रहा था अंडरवर्ल्ड में पाइथन गैंग को गुड़िया की फोटो दी गई है और उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है। वहीं ये सुनकर श्रेष्ठ की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और उसके हाथ की मुठ्ठियां बनी हुई थी और वो गुस्से में दहकते हुए बोलता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है और गुड़िया के साथ क्या करने के लिए कहा था। वहीं सांझ जो कभी नहीं झिझका था, आज उससे कुछ भी बोला ही नहीं जा रहा था, लेकिन वो समझता था मामला इस वक्त बहुत सीरियस है, इसलिए वो बोलता है, ये पता नहीं चला है, लेकिन उन्होंने गुड़िया का रैप करके उसका वीडियो बनाकर वायरल करने का ऑर्डर दिया था। इसी के साथ उस कमरे में कुछ टूटने की आवाज आती है और ये श्रेष्ठ था जिसने साइड में रखा हुआ फूलदान उठाकर फेंक दिया था और इस वक्त उसकी आंखें आग उगल रही थी। वो गुस्से में धधकते हुए बोलता है, सांझ मुझे नहीं पता तुम क्या करते हो, लेकिन मुझे उस इंसान के बारे में जानने है जो मेरी आरू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वहीं सांझ अपनी जगह से खड़ा होकर श्रेष्ठ के कंधे को थपथपाते हुए बोलता है, रिलैक्स में शेरा से बोलता हूँ पता करने के लिए। ये बोल वो श्रेष्ठ के कमरे से चला जाता है। वही दूसरी तरफ सानवी अपने कमर में थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे वो आंखें बंद कर रही थी वैसे ही उसके सामने सांझ का चेहरा बार बार आ रहा था। उसे वो टाइम याद आ जाता है जब वो रो रही थी और सांझ उसे गोद में उठाकर शिवांगी, नवी और श्लोक के सामने से सानवी के कमरे में ले गया था। वो पहुंचते ही सांझ वैसे ही सानवी को अपनी गोद में लेकर बैठा था, लेकिन जब उसे महसूस होता है कि सानवी शांत नहीं हो रही है तो वो उसे किस करने लगता है। वही सानवी तो हैरान हो गई थी उसके ऐसा करने से। वो तुरंत सांझ को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन सांझ उसे खुद से और चिपका रहा था। लेकिन तभी कोई उनके कमरे में नॉक करता है, जिससे सांझ सानवी से दूर हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो सानवी को आराम से बेड पर बिठाकर वहां से गेट खोल चला जाता है। इसके साथ सानवी वापस से रियलिटी में आती है, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। अगली सुबह पूरी खुराना फैमिली ब्रेकफास्ट करने में लिए बैठी थी। वही सबसे अलग अपने कमरे में आरवा ने केटल में अपने लिए नूडल्स बना लिए थे और वो उसे खाकर ऑफिस जाने के लिए रेडी थी। क्या अरवा ऐसे ही रहेगी खुराना फैमिली से दूर, या फिर होगा कुछ और? क्या सांझ ढूंढ पाएगा अरवा को? नुकसान पहुंचने वाले को 14 सजा मिलनी चाहिए। आगे राठौर फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी कुछ सोचते हुए देविका जी सुष्मिता जी और सुगंधा जी से बोलती है, बेटा हमने कुछ सोचा है। उनकी बात पर सब उन्हें नासमझी से देखते हैं तो देविका जी उन्हें बोलती है, हम श्रेष्ठ और सांझ की शादी की बात कर रहे हैं, अब हमें इनके लिए भी लड़की ढूंढनी चाहिए। वहीं उनकी बात सुनकर सबका का ध्यान श्रेष्ठ और सांझ पर चला जाता है, जो अभी भी आराम से नाश्ता कर रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। वहीं उनका ऐसा रिएक्शन देख श्लोक और जितेंद्र जी की हंसी छूट जाती है। तभी देविका जी उन्हें घूर कर देखती है तो दोनों खुद को शांत करते हैं, लेकिन तभी जितेंद्र जी बोलते हैं, माँ सबको अपनी जान प्यारी है, कौन करेगा इन राक्षसों से शादी। तभी सुगंधा जी उन्हें डांटते हुए बोलती है, मैंने भी तो आपसे शादी करी, फिर हमारे बच्चे तो कितने हैंडसम है। तभी जितेंद्र जी चिढ़ते हुए बोलते हैं, मतलब मैं हैंडसम नहीं हूँ? अरे ये इतने हैंडसम एक हीरो है, इनको इतने अच्छे जीन्स मुझसे ही मिले हैं। वहीं उनकी बात पर सभी हंसने लगते हैं और सुगंधा जी तो अपना अपना सर नीचे करके बैठी थी। उन्होंने पता था उनके पति कभी कभी बहुत बेशर्म हो जाते थे। तभी देविका जी सबको शांत करते हुए बोलती है, बस बहुत हुआ सुष्मिता, तुम बताओ तुमने कुछ सोचा है इन सब के बारे में? तभी सुष्मिता जी बोलती है, माँ आप जानती हैं मैंने बहुत पहले ही अपने श्रेष्ठ के लिए गुड़िया को पसंद किया था। ये सुनते ही वहाँ का माहौल थोड़ा सीरियस हो जाता है, लेकिन ये सुनकर कोई सबसे जड़ा खुश था तो वो श्रेष्ठ था, लेकिन ये खुशी उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दी थी। वही ये सुनकर सांझ अपनी तिरछी नज़र से श्रेष्ठ को देखता है, फिर धीरे से कान में बोलता है, लगता है मन में लड्डू फूट रहे हैं। हाँ। उसकी बात पर श्रेष्ठ उसे घूर कर देखता तो सांझ उसे देखकर आई ब्लिंक कर देता है।
तभी शौर्य दादाजी सीरियस तरीके से सुष्मिता जी से बोलते हैं, बेटा हमें आपकी पसंद पर गर्व है, लेकिन अभी जिस हालत में वो है हमें नहीं लगता है कि वो अभी इन सब के लिए तैयार नहीं है। हमें उसे थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, अभी उसकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। उनकी बात सबको सही लगती है। तभी श्रेष्ठ अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये बोल वो शांति से निकल गया। वहीं श्लोक मुंह बनाकर बोलता है, भाई कितने कैजुअल है, अगर इनकी जगह में होता तो अभी तक नाचने लग जाता। उसकी बात पर जितेंद्र जी बोलते हैं, इसीलिए तुम्हारी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वहीं ये सुनकर श्लोक का मुंह बन जाता है। वही खुराना मेंशन में आरवा रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि तभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए विश्वम्भर जी की नज़र उस पर जाती है तो वो उसे रोकते हुए बोलते हैं, गुड़िया। ये सुनकर आरवा रुक जाती है और उनकी तरफ देखती है। वो अब ये रह रही थी तो जड़ा दिनों तक सबको इग्नोर तो नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने सबको फेस करने का डिसाइड कर लिया था। वो उनकी तरफ देखती है तो विश्वम्भर जी बोलते हैं, बेटा तुम इतनी सुबह कहीं जा रही हो। तभी आरवा बोलती है, जी वो ऑफिस जा रही थी। उसकी बात पर सब हैरान रह जाते हैं तो नितेश जी पूछते हैं, बेटा आप कहीं काम कर रही हैं, लेकिन अभी तो आपका कॉलेज चल रहा है ना। तो आरवा शांति से बोलती है, जी अभी फाइनल ईयर है तो मैंने एक्सपीरियंस के लिए कंपनी ज्वाइन कर ली। तभी अर्जुन बोलता है, लेकिन गुड़िया जब हमारा खुद का बिजनेस है तो तुम्हें कहीं और काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम अपना ऑफिस भी तो ज्वाइन कर सकती थी। वहीं अर्जुन आरवा के बहुत प्रोटेक्टिव हो रहा था, वो कैसे उसे परेशान होने दे सकता है, और उसे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी उनके हिसाब से। वही व्योमेश भी अर्जुन की साइड लेते हुए बोलता है, हाँ गुड़िया भाई ठीक बोल रहे हैं, तुम भाई का बिजनेस भी ज्वाइन कर सकती थी, या मेरा तारे पास तो कितने ऑप्शन थे। वहीं उन दोनों को ऐसे रिएक्ट करते देख नीलेश जी दोनों को शांत करते हुए बोलते हैं, ठीक है, वैसे भी अगर गुड़िया तुम दोनों के काम करती तो तुम दोनों उसे काम करने ही नहीं देते, और वैसे भी ये सही ही है। वैसे गुड़िया तुम कौन सी कंपनी में काम कर रही हो। तो आरवा बोलती है, जी राठौर एंटरप्राइजेज। वहीं ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, ये तक कि मधु जी भी जो सानवी को ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी उनके हाथ में रुक जाते हैं, लेकिन वो अपनी नज़र उठाकर एक बार भी आरवा की तरफ नहीं देखती है। वहीं आरवा सबके रिएक्शन को इग्नोर करते हुए बोलती है, मैं जाती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तभी अर्जुन और व्योमेश एक साथ अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलते हैं, चलो तुम्हें हम छोड़ देते हैं। वहीं आरवा उनके रिएक्शन को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि इतनी अटेंशन की उसको आदत नहीं थी। भले ही अभी वो आरवा थी, लेकिन पहले तो वो एक अनाथ ही थी ना, इसलिए वो हड़बड़ाते हुए बोलती है, नहीं मैं चली जाऊंगी, मुझे लेट हो रहा है। तो विश्वम्भर दादाजी बोलते हैं, नहीं बेटा ये दोनों भी ऑफिस ही जा रहे हैं तो तुम भी उनके साथ चली जाना, लेकिन उससे पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो। उन्हें रोकते हुए आरवा बोलती हैं, मैंने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब मुझे निकलना चाहिए। तभी अर्जुन और व्योमेश भी उसके पास जाकर बोलते हैं, चलो। वही आरवा बिना किसी सवाल के उनके पीछे बढ़ जाती है। अभी वो 2 कदम ही चली थी कि तभी मधु जी अर्जुन से बोलती है, अर्जुन अगर तुम चले जाओगे तो सानवी को कॉलेज कौन ड्रॉप करेगा। वहीं ये सुनकर अर्जुन के कदम रुक गए थे, लेकिन आरवा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो बाहर की तरफ बढ़ जाती है। तभी अर्जुन बोलता है, चाची सानवी छोटी बच्ची नहीं है और उसके पास कार और ड्राइवर दोनों है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी मधु जी बोलती है, तो तुम आरवा को भी ड्राइवर के साथ भेज सकते हो ना। लेकिन उनकी बात पर मेघना जी चिढ़ते हुए सख्ती से बोलती है, बस मधु और अर्जुन तुम जाओ, गुड़िया ऑफिस के लिए लेट हो रही है। ये सुनकर अर्जुन बाहर चला जाता है। आरवा और व्योमेश तो पहले से ही बाहर चले गए थे। वहीं उनके जाने के बाद मेघना जी का गुस्सा मधु जी पर फूटता है, बस मधु बस अब बहुत हुआ, परेशान हो गए हैं तुम्हारी इस बचकानी हरकत से। हम पहले भी बहुत कुछ भुगत चुके हैं और आज भी आरवा ने हमें माफ़ नहीं किया है, ना ही उसने मुझे बड़ी माँ करके बुलाया है, ना ही हम में से किसी को, और तो उसने इस घर का खाना भी नहीं खाया है। तुम्हें क्या लगता है तुमने ने सारे दुख दर्द सहे हैं। अरे अभी तक हम इसलिए शांत थे कि तुम्हें तकलीफ ना हो, लेकिन तुम्हारी तकलीफ में तुमने गुड़िया को बहुत दुख दे दिए। अगर तुम्हें उससे इतनी ही दिक्कत है ना तो ठीक है, मैं आरवा को अडॉप्ट करूंगी और उसके बाद तुम्हारा आरवा से सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, यही हम सब के लिए सही होगा। वहीं उनकी बात सुनकर सब हैरान होकर उन्हें देखने लगते हैं। तभी दिग्विजय जी बोलते हैं, भाभी ये कैसी बात कर रही हो आप।
आरवा हमारी बेटी है। श्वेता जी उन्हें टोकते हुए बोलती है, वो बेटी जिसकी आपको कोई परवाह नहीं है। और मैं मेघना की बात से सहमत हूँ, बस अब बहुत ड्रामा हो गया इस घर में। ये गुड़िया का घर भी उसका पूरा अधिकार है ये रहने का, और तुम उसकी माँ कहलाने के लायक नहीं हो। अरे उस वक्त भी मेघना ने आरवा को गोद लेने की बात करी थी, लेकिन भैया आपने कहा था कि आप उसका पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर क्या हुआ? ये सुनकर दिग्विजय जी मधु जी को देखते हैं, जिनकी पकड़ अपनी चमच पर कस गई थी। फिर वो वहां से उठकर चले जाते हैं। वहीं सबकी उम्मीदों से अलग मधु जी वापस से ब्रेकफास्ट करने लगती है। ये देखकर वहां बैठे हर इंसान को दुख होता है। तभी नीलेश जी बोलते हैं, मेघना मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, हम आज ही आरवा के आने के बाद उससे इस बारे में बात करेंगे। इसके साथ वहां शांति छा जाती है। उस शांति को तोड़ते हुए सानवी अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोलती है, माँ ने कॉलेज जा रही हूँ। तो मधु जी उसे रोकते हुए उसे कुछ पैसे देते हुए बोलती है, ये लो बेटा। लेकिन सानवी उन्हें रोकते हुए बोलती है, माँ मेरे पास पैसे है और कार्ड्स भी है, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मधु जी उसकी एक नहीं सुनती है और उसे पैसे दे देती है और सानवी वहां से कॉलेज चली जाती है। उसके बाद मधु जी वहां से कमरे में चली जाती है। सबको मधु जी के इस बिहेवियर की वजह से सब हट थे। वहीं आरवा को अर्जुन और व्योमेश ने ऑफिस छोड़ा। दोनों ने रास्ते भर आरवा से बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन आरवा बस हाँ या ना में ही जवाब दे रही थी, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वो जरा कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो इतनी आसानी से आरवा का ट्रस्ट नहीं जीत सकते थे। वहीं उनके छोड़ने के बाद आरवा ऑफिस के अंदर चली जाती है, लेकिन इस बात से अनजान कि किसी की नज़र उस पर बर्बाद बनी हुई थी। वो वहां से सीधे अपने डेस्क पर आती है तो वहां उसे ऑलरेडी कुछ फाइल रखी हुई दिखती है। ये देखकर आरवा खुद से बोलती है, चल बेटा शुरू हो जा, क्या जिंदगी है, मतलब यार काम काम और काम। मुझे लगता है मुझे अपनी लाइफ में कुछ फन एलिमेंट जोड़ने की ज़रूरत है। ये बोलकर वो फाइल रीड करने लगती है। उसे काम करते करते उसे आसपास का कोई होश ही नहीं था। वो फाइल रीड कर रही थी, तभी उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। ये महसूस करके वो आसपास देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता है। ये उसे अजीब लगता है। फिर वो वापस से काम पर ध्यान देने लगती है, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वो देखती है कि मैनेजर का कॉल था। वो तुरंत रिसीव करती है तो सामने से मैनेजर बोलता है, आरवा हमारा लास्ट प्रोजेक्ट जो मित्तल के साथ था उसकी रिपोर्ट लेकर तुम अभी मेरे केबिन में आ सकती हो क्या? वहीं ये सुनकर आरवा को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो बोलती है, लेकिन सर वो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया है। फिर तभी मैनेजर बोलता है, हाँ लेकिन उनके पीए का कॉल आया था और वो उस रिपोर्ट की कॉपी मांग रहे हैं इसलिए, और वो प्रोजेक्ट तुम ही देख रही थी। तो आरवा बोलती है, ठीक है सर मुझे पता है, वो फाइल इस वक्त बेसमेंट के 3rd रूम में है, मैं लेकर देती हूँ। ये बोल वो कॉल कट करके अपनी फाइल बंद करके अभी जा पाती उससे पहले ही उसके पास बैठी उसकी कलीग उससे पूछती है, तुम कहीं जा रही हो आरवा? उसकी बात सुनकर आरवा बोलती है, हाँ वो मैनेजर सर का कॉल आया था, उन्हें लास्ट प्रोजेक्ट की फाइल चाहिए और वो बेसमेंट में है तो मैं वही लेने जा रही हूँ। तभी उसकी कलीग कुछ सोचते हुए बोलती है, लेकिन आरवा लिफ्ट तो खराब है। ये सुनकर आरवा का मुंह बन जाता है और वो अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलती है, मतलब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और इतना चलकर नीचे जाना पड़ेगा। उसका ड्रामा देखकर वही पास में बैठा विप्लव बोलता है, आरवा तुम तो ऐसे नाटक कर रही हो जैसे तुम्हें 5 से 6 फ्लोर नीचे जाना है, अरे बस 2 फ्लोर ही तो है। उसकी बात पर आरवा ड्रामा करते हुए अपनी 2 उंगली उसे दिखते हुए बोलती है, 2 फ्लोर हाई मतलब मुझे कितनी सीढ़ियां उतरना पड़ेगा, ये काम तो सर किसी को भी दे सकते हैं, सब मुझे ही परेशान करते हैं। तभी वो लड़की बोलती है, आरवा पहले तुम जल्दी जाओ और फाइल लेकर जल्दी आओ, फिर लंच ब्रेक भी होने वाला है। खान एक नाम सुनकर ही वो तुरंत वहां से चली जाती है। इसे ऐसे करते देख उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अपना सर ना में हिलाते हैं। वही आरवा 2nd फ्लोर पर काम करती थी, वो आराम से बेसमेंट में जा रही थी, लेकिन आज एक बात अलग थी जिस पर आरवा का भी ध्यान नहीं गया था। वो ये था कि बेसमेंट के एंट्रांस पर जो गार्ड्स हमेशा रहते थे आज वो वहां नहीं थे, और ये भी कि कोई आरवा का छुपकर पीछा कर रहा था। लेकिन आरवा का पूरा ध्यान तो इस बात पर था कि उसे जल्दी फाइल ढूंढकर उसे कैंटीन में जाना है खाना खाने के लिए। वो नीचे बेसमेंट में पहुंचकर तीसरे रूम के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और वहां लॉक नहीं लगा था।
तो अरवा गेट खोलकर अंदर चली जाती है, लेकिन वहां पूरा अंधेरा था, इसलिए वो अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन करती है और स्विच बोर्ड ढूंढती है। थोड़ी मेहनत के बाद उसे वो मिल जाता है और वहां लाइट जल जाती है, लेकिन वहां बहुत सारी फाइल रखी थी। ये देखकर अरवा का दिमाग खराब हो जाता है और वो चिढ़ते हुए बोलती है, हद है यार, मतलब अब मुझे इस भूसे के घेर में से सुई जैसी फाइल ढूंढनी है। चल बेटा खेल, फाइल फाइल। ये बोल वो फाइल ढूंढने लगती है, तभी कोई धीरे से उस कमरे में इंटर करता है और गेट बंद कर देता है। फिर अपने धीरे धीरे कदमों से अरवा की तरफ बढ़ जाता है। वहीं श्रेष्ठ इस वक्त कार में था और वो आज ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया था, जिस वजह से उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था, लेकिन गुस्से से ज्यादा बेचैनी थी अरवा को देखने की। तभी उसका फोन बजने लगता है। वो देखता है कि सांझ कॉल कर रहा है, तो वो रिसीव करता है तो सामने सांझ उसे कुछ बताता है, जिससे उसका चेहरा गुस्से में लाल हो रहा था। वही सांझ की बात खत्म होते ही श्रेष्ठ गुस्से में बोलता है, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, इसकी उसे बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए, जिससे को दोबारा जन्म लेने से भी डरे। ये बोल वो कॉल कट कर देता है और ड्राइवर से जल्दी ऑफिस पहुंचने को बोलता है। वही उसके गुस्से से अब ड्राइवर की भी हालत खराब थी। उसने बिना कुछ बोले कार की स्पीड बढ़ा दी। इसी के साथ वो थोड़ी देर में ऑफिस पहुंचता है और श्रेष्ठ कार में से पूरे एटीट्यूड के साथ बाहर निकलता है और ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। वही सारी लड़कियों तो श्रेष्ठ को ताड़ने में बिजी थी। वो तो सबका प्रिंस चार्मिंग था, लेकिन सबको श्रेष्ठ के ऑरा से बहुत डर भी लगता था, इसलिए वो उसे बस दूर से ताड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं श्रेष्ठ सीधे अपनी पर्सनल लिफ्ट से अपने ऑफिस में पहुंचता है तो जय वहां पहले से ही मौजूद था। वो श्रेष्ठ को ग्रीट करता है और उसका शेड्यूल बताने लगता है। उसके बाद श्रेष्ठ जय को ऑर्डर देते हुए बोलता है, जय मुझे बताओ इस वक्त अरवा कहाँ है और उस अभी मेरे ऑफिस में भेजो। वहीं जय को श्रेष्ठ की बात अजीब लगती है, क्योंकि आज तक श्रेष्ठ ने किसी लड़की पर ध्यान नहीं दिया था। थोड़े दिन पहले उस लड़की की फोटो और अब उस लड़की को बुलाना। वो खुद से बोलता है, कहीं सर उन्हें पसंद तो नहीं करते हैं, मुझे आगे से इस बात का ध्यान रखना होगा। तभी उसका ध्यान सामने जाता है जहां श्रेष्ठ उसे घूर रहा था, तो वो जी सर बोलकर जैसे ही फोन निकालता है तो उसके जूनियर का कॉल आ रहा था, तो वो तुरंत रिसीव करता है। लेकिन अभी वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही सामने से उसे कुछ कहा जाता है, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। क्या मेघना जी अरवा को अडॉप्ट कर पाएगी और दिग्विजय जी और मधु जी उन्हें ऐसा करने देंगे? आखिर मधु जी के इतने नफरत की वजह क्या है और क्या ये नफरत कभी कम होगी या सिर्फ बढ़ेगी दूरियां? थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी हाय अगले पार्ट के साथ। स्टे कनेक्टेड विद द स्टोरी कैबिन।